बड़े बड़े मोटरसाइकिल ब्रांड हैं इंडिया के हमारे, सबके लिए काम करता हूँ मैं। कुछ टायर मैन्युफैक्चर है, उनके लिए कोई शूट आता है। दूसरी बाइक का इंजन उठा के हमने ऑन ग्राउंड पे वो इंजन डाला, अच्छा। और फिर उससे रेस की। तो ये इसका ऑपरेशन और इसका ऑपरेशन एक साथ किया था उन्होंने। और उसके 1 महीना बाद ही मैं, 1 महीना भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, 5 तारीख को ऑपरेशन करके 6 को उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया था, और 26 तारीख को मैं ट्रेनिंग दे रहा था ट्रैक पे, मतलब सिर्फ 12 दिन के अंदर। इंजन को स्टार्ट करते टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो साइड स्टैंड पे बाइक लगी है और लगेज बांधने से पहले वो सेल्फ मार के बाइक स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये सबसे गंदा तरीका है बाइक स्टार्ट करने का। मैं अफ्रीका गया, वहां पे मैंने पुलिस एकेडमी के अंदर जो ट्रेनिंग दी, वहां पे मैंने सोल्जर्स को 700 प्लस सोल्जर को मैंने ट्रेन किया वहां पे। इस वीडियो पे हम रिहान सर के साथ आपकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री। फिर हमने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2-3 बुक्स के अंदर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो 4-5-6-7 बुक थी, एक एक करके वो सर्टिफिकेट आने स्टार्ट हो गए वो। अरे तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए वो बाइक। क्या बात है। हाय एवरीवन, मैं हूं आयान, आप सबका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका एक और पावर पैक्ड एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं रियल राइड एक्सपीरियंस, सेफ्टी टिप्स और अवेयरनेस के। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनके नाम पे 180 प्लस ऑफ रोड इवेंट्स, 100 प्लस पोडियम फिनिश लाइन और 2 बार सुजाबा रैली के चैंपियन भी रह चुके हैं। ये एक राइडर भी है और एक मैकेनिक भी है, और हमारे इंडिया के एक प्राउड एसेट भी है। सो लेट्स वेलकम रिहान सर। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे सर, आप आए, हमारे भाग्य खुले। ओके रिहान सर, हम अभी जो भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिंदास होके करेंगे। आपके लिए तो बहुत नॉर्मल है ये, बट हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप हमारे साथ बैठे हैं इस टाइम पे, और हमें आपको जानने का मौका मिल रहा है। हमारी ऑडियंस आपको जानना चाहती है, तो जो भी क्वेश्चंस होगा खुल के करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल। और हर एक टॉपिक पे बात करेंगे गाइस। ये सभी बिगनर्स के लिए और हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगर आप ढूंढना भी चाहोगे ये सारी चीजें इंटरनेट पे तो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हमारे साथ जो बैठे हैं T1 प्लस के हैं ये। बट लिटरली मेरे से भी ज्यादा फिट है, और मेंटली भी है और फिजिकली भी है। तभी आज 4000 प्लस लोगों को इन्होंने अभी तक ट्रेन कर चुका है, अफ्रीका के फोर्स तक को ट्रेन कर रहा है। ऐसा ही है सर? जी। ओके, तो आज हम सारी चीजें जानेंगे। लिटरली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। तो सबसे पहले तो हमें सर ये बताइए आप कि आपकी जो राइडिंग जर्नी है ये स्टार्ट कब और कैसे हुई थी? देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ नहीं पाया, मतलब शरारती बहुत ज़्यादा था। अच्छा। हमारे वालिद ने हमारा एडमिशन कराया देहरादून में। अच्छा। तो वहाँ से स्कूल में इतनी शैतानियाँ थी कि स्कूल छोड़ दिया वहाँ से। फिर घर वालों को बोला कि मुझे कुछ काम सीखना है। अच्छा। तो जब उन्होंने पूछा कि कौन सा काम सीखना है, तो सबसे पहला था कि भाई मुझे मोटरसाइकिल का काम सीखना है। मतलब अच्छा, पहला था कि मोटरसाइकिल का काम सीखना है। और मोटरसाइकिल में सीखना इसलिए था क्योंकि वो जो स्पीड थी, जब मैं बहुत छोटा था, साइकिल हमारे एरिया के अंदर साइकिल जैसे किसी से मांग ली, उस टाइम हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, ठीक है। तो आस पड़ोस से साइकिल मांगी। उनकी साइकिल है ना, मैं चलाते चलाते हुए तोड़ देता था। तोड़ना मतलब किसी का रिम डैमेज कर दिया, गिरी, लीवर तोड़ दिया, उनको वापस दे के आ गए। तो शिकायतें बहुत आती थी कि आपका बच्चा हमारी साइकिल लेके गया, ये मार्केट गया था सब्जी लेने के लिए, और ये साइकिल में ये लीवर तोड़ रहा है, या रिम बैंड करके लेके गया, स्पोक्स तोड़ दिए इसने। बोले ये कैसे चलाता है। और उस टाइम पे मतलब हाइट साइकिल, छोटी साइकिल नहीं थी अवेलेबल इंडिया में, बड़ी साइकिल होती थी जो वो 24-26 इंच वाली होती है। उसमें भी हम लोग कैंची चलाते थे, मतलब साइड से डाल बीच के ऐसे। में। हाँ। ओ। तो उस वहां से वो जुनून था, और वो जुनून स्कूल छोड़ा, फिर बहुत परेशान हो गए घर वाले। देहरादून से एक बार मैं भाग के आ गया नजूबाबाद, क्योंकि हम लोग नजूबाबाद के रहने वाले हैं, बिजनौर के। तो पढ़ने के लिए वहाँ भेजा कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा। वालिद साहब ने एक बड़े अच्छे स्कूल, सेंट माइकल स्कूल में एडमिशन कराया। वहाँ नहीं पढ़े। फिर नजूबाबाद में जब मैं आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई पढ़ेगा नहीं बच्चा, ये इसके हालात नहीं लग रहे हैं पढ़ेगा, और इसको ये काम करना चाहता है। तो मुझे नजूबाबाद में एक लोकल शॉप थी, वहाँ पे उस शॉप पे बैठा दिया गया। फिर वहाँ पे भी ये रहा। वो एज क्या थी आपकी? एज मुश्किल से होगी मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का हूँ। अच्छा जी। तो वहाँ पे मुझे काम पे बैठा दिया गया। उसके बाद नजूबाबाद से फिर वालिद साहब हमारे बॉम्बे रहते थे, तो वो मुझे अपने साथ जब आए तो बॉम्बे ले गए। बॉम्बे जाने के बाद एक यामाहा का ऑथोराइज सर्विस सेंटर था वहाँ पर, उसके अंदर मुझे उन्होंने काम सीखने के लिए रख दिया। वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रेडर्स, बहुत ही फेमस यामाहा का ऑथोराइज डीलर थे वो।
उनके पास मैं काम सीखता रहा। फिर वो एक टाइम ये आया कि पूना में इंटरनेशनल रेस होती थी 86 87 उस टाइम पे होती थी वो अच्छा। 87 88 में। तो हमारे जो पूरा स्टाफ था उनको रेस देखने के लिए वो पूना लेके जाते थे पूरे अच्छा। स्टाफ को। तो वहां से जब हम गए, जब स्टेडियम के अंदर बैठे और जब वो मोटोक्रॉस की बाइक्स पहली बार हमने देखी हाँ, ये और क्या है जब वो? मैंने देखा हवा में वो एक के ऊपर एक जा रहा है, तो मतलब तभी मुझे लगा कि भाई यही है मेरी लाइफ, ओह, मुझे यही करना है। मतलब वो जो एक अंदर से था ना, मतलब वहां बैठा था और वहां पे मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे थे, ठीक है ना, कि मेरे लिए गेम है। बट एज नहीं थी, ना पैसे थे जेब में, ना बाइक थी, लेकिन ख्वाब था एक बड़ा। वो ख्वाब को लेके मैंने उस टाइम पे ये लगा लो कि मैं बॉम्बे में 1990 में मैं वापस आया हूँ, और 1991 में आने के बाद मैं दिल्ली में एक अथोराइज डीलर था वहाँ पे, क्योंकि जो मैं 3-4 साल वहाँ सीखा काम, बाइक्स मैंने वहीं से चलानी स्टार्ट कर दी थी। बॉम्बे के अंदर छोटा बच्चा, पैर आते नहीं थे बाइक पे, मैं RD 350 वहाँ रोड पे चलाता था, बॉम्बे जैसी रोड्स के ऊपर। अच्छा। हाँ, उसमें यही होता था, कई बार पुलिस पकड़ लेती थी, तो हमारे फ़ायदा हमें ये मिलता था कि हमारे जो ऑथोराइज डीलर था वहाँ पे बहुत सारे IAS ऑफिसर, उनके बच्चे आते थे, IAS ऑफिसर भी आते थे बाइक्स लेके, उनके कार्ड हमारी जेब में होते थे। इसलिए बच जाता था कि सर की बाइक है, मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये उनकी बाइक है। तो ये बड़ा मतलब अच्छा। बाइक्स लाइसेंस था नहीं, हम्म, वो 10-11 साल के बच्चों को कौन लाइसेंस देगा, हम्म, और बाइक चलाता था मैं बहुत खतरनाक। और उसके बाद आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी जो जीता वो सिकंदर, NSA स्टेडियम के अंदर आमिर खान साइकिल चलाता है, अच्छा। साइकिल का एक रिंग दिखाया ना हाँ, उसमें, हाँ, वो है। वो है NSA स्टेडियम, हाजी अली दरगाह के एकदम सामने की साइड में, बहुत बड़ा क्लब है वो, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया करके। तो वो स्टेडियम के अंदर मैं RD 350 चलाता था उस रिंग के ऊपर। मतलब वो ऐसे है कि थोड़ा टेपर है, फिर सीधा हो जाता है वो उस टाइम में? उस टाइम के अंदर। मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 87-88 की। आपकी हाइट क्या थी? छोटा एकदम, बाइक पे पैर मतलब नहीं आते थे, ऐसे ऐसे टंग टंग के बाइक चलाता था। और RD 350 में वहां पे चलाया है मैंने, मतलब अगर उस टाइम पे ये कैमरे और फोटो होते तो बड़ा वायरल अच्छी होता है। फोटो, हाँ बहुत मतलब। तो उस एज के अंदर मैंने स्टार्ट किया RD 350 से बॉम्बे से। फिर मैं 1990 में दिल्ली आया, दिल्ली में एक ऑथोराइज वर्कशॉप पे काम किया, काम करता रहा। लेकिन था यही कि एक दिन और बाइक वाइक उड़ाना, व्हीली मारना और ये वो स्टार्ट हो चुका था। अच्छा। हाँ, वो मतलब आ गया था कि अब कहीं कोई नहीं देख रहा है तो चलो व्हीली मार दी, उठा के अगला पहिया उठा दिया, कहीं रियर ब्रेक मार के रियर व्हील स्लाइड कर दिया, हाँ, वो चालू था सब। अच्छा। लेकिन कंट्रोल नहीं था, राइडिंग किट के बारे में कुछ नहीं पता था, कौन सा हेलमेट पहनना है, क्या करना है, कोई बॉडी पोस्चर क्या होना है, कुछ नहीं, जीरो एकदम नॉलेज, बट जुनून था जुनून था। बस। तो वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1995 में तब मुझे पता लगा कि एक सीनियर सर्विस इंजीनियर है यामा के, वो एक रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वसंत कुंज में, उसका नाम था स्टड मोटोक्रॉस, 1995 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने मतलब वो ग्राउंड पे कुछ काम चल रहा था वहाँ पे, तो मैं एक बाइक टेस्ट करने के बहाने गया विदाउट हेलमेट, क्योंकि हेलमेट का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पकड़ा धकड़ी नहीं थी दिल्ली के अंदर। मैं गया और मैंने देखा कुछ ट्रैक सा बन रहा है, कुछ एक लाइन जा रही है कि ऐसे साफ किया इन लोगों ने, और वो कभी डाउन जंप थी कभी, अब नेचुरल ट्रैक था वो मोटोक्रॉस। मैं गया और मुझे लगा कि लेबर ही काम कर रही है, मुझे नहीं पता था कि उनका बेटा वहाँ निपेंद्र जस्सी, जो मतलब मेरा सीनियर है और उसी से मैंने ABCD सीखी सारी, वो वहाँ पे खड़ा है। मैं गया विदाउट हेलमेट, विदाउट चप्पल अप्पल पहने मैंने, और ऐसे जाके वो मैं ट्रैक पे लग गया जाके वहाँ। उसने मुझे रोका, कौन है भाई, रुको 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 रुको। फिर मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एज ए मैकेनिक हूँ, मैं आपके जो डैडी उनको जानता हूँ, जैसी सर को। और तब उसने बोला कि ऐसे नहीं चलानी है, आपने हेलमेट पहनना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने शूज़ पहनना है, उसके बाद आप चलाओगे। आप चला ठीक रहे हो, लेकिन पूरी किट के बाद आप हेलमेट पहनोगे, उसके बिना नहीं चलाने दूंगा मैं आपको। तो फिर वहाँ से पता लगा। तो वो पहली रेस थी मेरी लाइफ की जब मैंने फर्स्ट टाइम रेस में पार्टिसिपेट किया। तो उस टाइम में मेरे पास बाइक नहीं थी, हमारे दोस्त थे एक जमील भाई, उनके पास उनको वो बाइक शादी में मिली थी उनको, बाइक RX-100। वो बाइक से मैंने जो है पहली रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उनसे बाइक लेके, पहली रेस की जर्नी मेरी, फर्स्ट रेस वहां से स्टार्ट हुई। जो उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहली जो आपकी बाइक थी मोटरसाइकिल, वो किसी ने आपको गिफ्ट दिया या रिकमेंड किया था? आपने पैसे कैसे किया था? 95-96 में जमील भाई की बाइक चलाई 2 इवेंट में। एक था स्टड मोटोक्रॉस 1995, फिर 96 में एक और इवेंट हुआ फरवरी में, या 4th यामा मोटोक्रॉस था उसका नाम, वो भी वसंत कुंज में सेम ग्राउंड पे हुई। उसमें मैंने जमील भाई की बाइक मांग के चलाई। थर्ड रेस के अंदर फिर मुझे एक मेरा कस्टमर था, मतलब बहुत अच्छा दोस्त जिसे बोलूँगा मैं, कि मैं रेसिंग में इन्हीं लोगों की वजह से परफॉर्म कर पाया, जमील भाई और एक है रवि।
अच्छा। नेपाल से हैं रवि भाई। वो उनका पूरा ग्रुप था एक वसंत कुंज के अंदर, मतलब बहुत सारे लोग थे उनके साथ में जुड़े हुए। उनके पास यामा बहुत सारी थी, तो सारी यामा मेरे वर्कशॉप पे आके ठीक कराते थे वो लोग। तो रवि भाई बोले कि कोई बात नहीं, रेसिंग के लिए चाहिए, मेरी बाइक चलाया करो। तो मैं रवि भाई का भी बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट पे आके बिल्कुल। कि उनकी वजह से भी कि उन्होंने अपनी 2-2 3-3 यारों दोस्तों की बाइक भी मंगा के खड़ी कर देते थे। और एक बार तो 97 में क्या हुआ कि हम लोग रेस ट्रैक पे कर रहे थे। वो रेस थी पश्चिम बिहार में। अच्छा। हाँ, वो हमारे सीनियर निपेंद्र जैसी उन्होंने कराई थी, ऑर्गेनाइज की थी। तो उसमें मैं कैटेगरी चला रहा था, उसमें मेरा इंजन खराब हो गया। अच्छा। तो इंजन खराब हुआ, बट रवि भाई के दोस्त भी और साथ में वहां पे आए हुए थे। तो हमने क्या किया कि ऑन ग्राउंड टूल्स तो हमारे पास थे, वो वाला इंजन निकल के अपनी रवि भाई की बाइक में डाला। रवि भाई का इंजन खराब हुआ, वो कुछ क्रैंक वैंक कुछ फॉल्ट आ गया, वो टूट गया वो कनेक्टिंग। वो इंजन दूसरी बाइक का इंजन उठा के हमने ऑन ग्राउंड पे वो इंजन डाला अच्छा। और फिर उससे रेस की। वहां पे मैंने एक्सपर्ट कैटेगरी में, जो मेरे सीनियर निपेंद्र जैसी वो फर्स्ट थे और मैं उस कैटेगरी में सेकंड था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि तीसरी रेस के अंदर मैं एक्सपर्ट क्लास में सेकंड फिनिश किया मैंने 1997। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे सर रेस कर रहे थे। क्या बात है सर। जब आपने पहली बार ऑफ रोडिंग जो आपने कहा था फर्स्ट जो वसंत कुंज में हुआ था, वो जब आपने ट्राई किया था, वो मोमेंट कैसा था ट्राई करने के बाद? ट्राई करने में कुछ एबीसीडी पता नहीं थी। अच्छा, बस कहाँ ब्रेक मारने हैं, कहाँ पे कैसे लाइन ऑफ विजन होता है, हाँ। कहाँ टर्न लेना है, क्या एपेक्स होता है, कुछ नहीं पता था। बस सिर्फ एक जुनून था थ्रॉटल खोलने का। हाँ। उसी जुनून के अंदर मैंने चलाया। कितनी बार गिरा मैं मुझे खुद अंदाजा नहीं। गिरे भी थे? बहुत गिरा मैंने उस रेस के अंदर। जिस कैटेगरी में मैं चला रहा था, नॉविस कैटेगरी थी वो, उस कैटेगरी में 5th फिनिश किया मैंने। अच्छा। बहुत सारे राइडर थे उस कैटेगरी में। तो फिनिश करने के बाद का मतलब वो एकदम अलग ही था। मतलब गिरा मैं, इधर उधर से खून इधर उधर निकला, थोड़ा बहुत गिरा भी था क्योंकि प्रोटेक्शन थी नहीं हमारे पास। ऐसी चलाई हमने विदाउट चेस्ट प्रोटेक्टर, विदाउट नी गार्ड, विदाउट एल्बो गार्ड के। तो वो जो एक्सपीरियंस था, मतलब 3-4 दिन तक तो ऐसे ही खुमार रहा ना कि मतलब अब तुमने कुछ किया है। कुछ किया है नहीं, लिटरली बहुत कुछ किया है। हाँ, मतलब Literally वो बहुत। नहीं, वो पहली रेस के बाद जो फील आया ना 4-5 दिन तक, तो एक होता है ना खुमार चढ़ा हुआ किसी चीज का, वो खुमार चढ़ा रहा 4-5 दिन तक कि क्या किया तुमने। आपको किस चीज ने ऑफ रोडिंग की तरफ अट्रैक्ट किया? रेसिंग में भी तो जा सकते थे ना, अब ऑफ रोडिंग की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साइकिलें तोड़ता था। एक हमारे यहाँ महलसरा एक जगह है जहाँ पे सुमसाम ग्राउंड रहता है। ग्राउंड का मतलब एक रोड है वो। वहां पे जाके हम आगे पत्थर रख के ना फ्रंट साइकिल का व्हील उड़ाते थे। अच्छा। कि पत्थर रखा हुआ है, जाके हैंडल ऐसे खींचा और वो रिम भी डैमेज होता था उसमें। वो किया करते थे उस टाइम पे। अच्छा। फिर एकदम से हमें देखने मिला ये मोटोक्रॉस का इवेंट हाँ। पुणे में। वहां देखा हमने कहा, या तो इतनी स्पीड में टर्न ले रहा है, यहाँ रियर व्हील जो है वो मिट्टी फेंक रहा है, वो 10-10, 15-15 फुट मिट्टी फेंक रहा है। वो एक राइडर दूसरे राइडर के ऊपर से जा रहा है जंप मार के। तब मुझे लगा कि भाई यही गेम है मेरा। यही गेम है। यही गेम है। मतलब मुझे कुछ ना हो, जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहूंगा मुझे ये करना है। क्या बात है। ओके, अच्छा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था कि जब आप ऑफ रोडिंग में गए और आपने इवेंट्स वगैरह किया, तो पता था घर वालों को? पहली दूसरी रेस तक घर वालों को पता लगा कि वो रेस कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो उनको नहीं पता लगता था क्योंकि ना उस टाइम पे सोशल मीडिया था, ना इतने फोटोग्राफ्स थे कि आप जाके दिखा दो उनको। लेकिन पता जब लगा, जब मैं डैमेज हुआ। एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत तगड़ा, मेरा ये फ्रैक्चर हुआ, मेरा लेफ्ट जो रिस्ट थी वो टूट गई। अच्छा। प्लास्टर था इस पे और ईद करीब आ रही थी। तो यहाँ से किसी ने मुझे देखा कि उसके हाथ पे प्लास्टर है। मैं यहाँ पे किसी को बताया नहीं घर वालों को कि एक मेजर फ्रैक्चर हुआ है रिस्ट पे। और किसी ने जाके बता दिया कि उसके हाथ पे हमने प्लास्टर देखा है, घर वालों को। अच्छा, फिर ईद का टाइम आया तो मैंने क्या करा, प्लास्टर था वो 40 दिन का, उससे पहले मैंने खुद ही प्लास्टर काटा और प्लास्टर काट के मैं ईद पे घर चला गया। फिर घर वालों ने बोला कि आपके हाथ पे प्लास्टर, मैंने कहा वो ऐसी चोट वोट लग जाती थोड़ी बहुत, चलाने तो पट्टी बांधी हुई थी। तो लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पता लग ही जाता है कि भाई वो प्लास्टर था, ये प्लास्टर काट के आया है। आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने मेरा नाम पेपर में देखा, मुझे कई बार टीवी पे मुझे देखा, कई बार NDTV के शो आते थे पहले, रफ्तार, उसमें बहुत सारे शो में मैं क्रांति जो है, क्रांति संभव, उनके साथ बाइट देते हुए बहुत सारे हैं उसके अंदर वो। तब उनको लगा कि भाई ये जो है कुछ अलग ही कर रहा है बच्चा हमारा। तो फिर उन्होंने मुझे नहीं टोका, बोला कि जो आपने करना है करते रहो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें यार दोस्तों ने बोला बहुत एक्सपेंसिव गेम है, इसमें टूट जाओगे, आगे शादी कैसे होगी, ये होगा वो होगा, मेजर एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। बट मैं कभी भी नेगेटिव था नहीं। 96 था या 97 था वो, शायद 96, कैस्ट्रोल सुपरक्रॉस। अच्छा। नोविस क्लास के अंदर मैं वहाँ गया। दो मोटो मतलब एक रेस दूसरी रेस अलग अलग 2 मोटो होती हैं। मोटो के पॉइंट 60 में जोड़ते हैं। तो मैं ओवरऑल वहाँ पे फर्स्ट था कैस्ट्रोल उसमें। वो ट्रॉफी मेरे हाथ में थी फर्स्ट ईयर। और जब मैं होटल में जाके बैठा तो ट्रॉफी मेरे ऐसे सामने रखी थी
और मैं खुश नहीं था, मतलब अंदर से ना, मतलब मुझे लग रहा था कि यार मंजिल तेरी ना सिर्फ ये नहीं है, इसके आगे कुछ है। अच्छा। वो मुझे आज भी ना, मतलब ऐसा लगता है अंदर से कि यार, मतलब एक बच्चा जो एक रेस में गया और इतने सारे राइडरों को बीट करके वो फर्स्ट आ गया है, और फर्स्ट आने के बाद वो ट्रॉफी सामने रखी, और अंदर से ना, मतलब खुशी जैसे होती है वैसे खुशी नहीं थी। मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये ना, मतलब तेरे लिए ना छोटा है कुछ, ये फर्स्ट भी ना, इसके आगे भी कुछ है। वो फर्स्ट पे मैं रुका नहीं, मतलब वो जुनून एक अंदर से था ना। लोग खुश थे कि यार तू फर्स्ट आया, लोग गले मिल रहे हैं आगे, और मतलब उनके अंदर जोश भरा हुआ था कि यार मैं सेकंड आया, और जो थर्ड था वो भी कह रहा और थर्ड आ गया, सेकंड आ गया, बट मैं अंदर से खुश नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं नहीं, ये जो है ना, मुझे ये एक से काम नहीं चलेगा मेरा, एक काम मुझे नहीं चाहिए चलेगा। बहुत सारे। और वही आहिस्ता आहिस्ता मैं करता गया, और मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तभी आपके नाम पे सिर्फ 180 प्लस ऑफ रोड इवेंट्स हाँ, मतलब क्या बात है। इतने सारे इवेंट चलाने के बाद देखो, लोग बहुत सारे मिले हैं। हम्म, चंद लोग हैं जिनको मैं हमेशा कभी भूल नहीं पाता हूँ, जो एडवाइजर बोल सकते हो आप, टेक्नीशियन में गाइडेंस बोल सकते हो कि उसमें निपिंदर जस्सी है, उसमें संजय गौंडकर हैं, पूना के हमारे सीनियर राइडर हैं बहुत, वो हैं। फिर राजू शेख एक पूना में है, बहुत बड़े टेक्नीशियन है, मतलब हमारे तरह से कहना चाहिए गुरु हैं। वो बहुत बारीकियाँ बताते थे कि ये चीज़ें, टायर प्रेशर इतना रखना है आपने, आपका वेट इतना है, तो वो एक बाइक सेटअप होता है। और फिर है हमारे उस्ताद, जो जिनसे हमने मतलब एक डिसिप्लिन सीखा है, वो है मुबारक भाई असोलकर, जो बहुत ही नामचीन मैकेनिक है इंडिया के, और अच्छा। बॉम्बे में उनका बहुत बड़ा नाम है मुबारक भाई का। और 80s में मतलब RD 350 और यामाहा के किंग थे वो इंडिया के अंदर, मतलब एक तरह से देखा जाए यूनिवर्सल ट्रेडर्स पे। वो हमारे सीनियर थे, जिनसे हमने ABCD सीखी है, बाइक को कैसे ट्यून करना है, और कैसे अपने काम के अंदर ईमानदारी से, कोई बिना गलत काम किए एक बाइक के अंदर कैसे आपने एक नाम अपना बनाना है सफाई के साथ। वो हमने अपने मुबारक भाई से सीखा है, तो उनके लिए भी दिल से सलाम। तो स्टार्टिंग के दिनों में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था वो क्या था आपका? देखिए, सबसे बड़ा जेब में पैसे नहीं थे, ठीक है, घर वालों की कोई सपोर्ट नहीं थी कि घर से हम कुछ पैसे ले। अच्छा, उस टाइम पे क्या था कि जब हमने रेस स्टार्ट की है, इंडिया में इक्विपमेंट नहीं थे रेसिंग के, आपको हेलमेट नहीं मिलता था, ग्लव्स नहीं थे, शूज नहीं थे, टायर नहीं थे, ऑफ रोड के टायर नहीं थे इंडिया में। अच्छा, टायर का सेटअप कैसे करना है वो गाइडेंस नहीं थी, कि कहाँ जाके हम सस्पेंशन को कितनी जम के लिए कितना स्टिफ कराना है, फ्रंट कैसा सस्पेंशन रखना है, रियर कैसा रखना है। तो वो खुद से सीखा, मतलब मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए बाइक्स के अंदर। इंजन में स्टॉक बाइक चला रहे थे, उसके बाद मॉडिफिकेशन है कि अब आपने इनलेट पोर्ट काटना है, आउटलेट पोर्ट काटना है, ट्रांसफर पोर्ट को कैसे पॉलिश करना है, थोड़ा कर दिया, ज़्यादा कर दिया, उसमें चीज़ ख़राब हुई, फिर ठीक करी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो हमने खुद से R&D की, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नेट के ऊपर कहीं भी कुछ अवेलेबल नहीं था कि आपने ये मॉडिफिकेशन करना है, वो करना है। पावर का था, एक्सपर्ट से पूछा क्या करते हैं, वो बोलता था ये एग्जॉस्ट पोर्ट को हम इतना काटते हैं। काटने का एक मेजरमेंट होता है, वो पता नहीं था कितना काटना है, 2 mm काटना है, 3 mm काटना है। तो हमने काटा, कहीं पावर ज़्यादा मिली तो हमने सोचा और काट दो, और काट दिया तो वो माइनस में चला गया। तो हमने रिसर्च भी खुद ही की है इंजन के ऊपर। तो ये जो मज़ा आया ना, मतलब कि चीज़ों को 10 बार खोलना, सिलेंडर को हम 4-4 5-5 बार एक दिन में खोल रहे हैं, फिर हल्का सा पॉलिश कर रहे हैं, उसको पॉलिश करके फिर उसमें शार्पनेस खत्म करके फिर लगा रहे हैं, फिर टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर वो टेस्ट भी कर रहे हैं। हम कोई मतलब डायनोजेट नहीं है, कुछ पता नहीं था, रोड पे टेस्ट कर रहे हैं उसको। अच्छा, लगा के टेस्ट किया, हाँ जी फर्स्ट सेकंड गियर में पावर टॉर्क आ रहा है, अब ठीक है। अच्छा, आपका सबसे पहला इवेंट कौन सा था, याद है? मेरा सबसे पहला 1995 में था स्टड मोटोक्रॉस, जो कि अच्छा। 5 नवंबर 1995 में हुआ था दिल्ली में। अच्छा। वो पहला इवेंट था मेरा जिंदगी में। अच्छा, आपने कब रियलाइज किया कि राइडिंग आपका प्रोफेशन बन सकता है? पैशन नहीं बोल सकते, मतलब मुझे एक तरह से हॉबी बोल सकते हैं, अच्छा। कि ये मेरा शौक था, जुनून था। तो सबसे पहला स्पॉन्सर कौन था और क्या दिया था उसने ऑफर? हाँ, मेरा सबसे पहला स्पॉन्सर था एक जेबी करके ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर है। अच्छा। उनका कनॉट प्लेस जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें ऑफिस है। अच्छा। तो सबसे पहले स्पॉन्सर मेरे वो थे, क्योंकि वो मेरा जो एक दोस्त था आफाक अहमद, वो उनके यहाँ जॉब करता था। तो उसने मिलवाया, कहने लगा एक लड़का है हमारे साथ जो रेसिंग वेसिंग करता है, वो बाहर जाता रहता है, और आप एक बार उससे मिलो। तो जब मुझसे मिले, उनका नाम सिकंदर सर है, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरे पहले स्पॉन्सर लाइफ के वही रहे। और उन्होंने मुझे यहाँ से बैंगलोर जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, तो उन्होंने टिकट बोला कि टिकट आप हमसे लोगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बाइक का हम देखेंगे कितना है। तो उस टाइम पे वो सबसे पहले स्पॉन्सर। आप देखोगे मेरे पुराने फोटो हैं तो जेबीज जो है वो मेरी टी शर्ट पे या मेरी बाइक पे लिखा हुआ देखोगे आप। अच्छा, मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो आपने ऑफ रोडिंग को लेकर के इंडिया में क्या कल्चर देखा है? थोड़ा सा चेंजेस आया है। अच्छा। कि पहले क्या होता था कि जो बाइक्स इंडिया में अवेलेबल थी वो ऑफ रोड के लिए नहीं थी। जैसे RX का दौर था उस टाइम पे,
ठीक है, और केबी थी, शोगन थी, शॉलिन बाइक थी सुजुकी की, टीवीएस की। उन बाइक को हम कन्वर्ट करते थे ऑफ रोड के लिए। सस्पेंशन लगा देते थे, फ्रंट रियर शॉकर दूसरे लगा दिए, फ्रंट को स्टिफ कर दिया, फुट पैक्स को बना के लगाया, हैंडल बना के लगा दिए, ठीक है ना। तो अब बाइक्स क्या है कि ऑफ रोड के लिए ऑलरेडी मार्केट में हैं। अब मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आप ऑफ रोड के लिए डाल के और चला सकते हैं। तो मार्केट तो चेंज हुआ है, बहुत तेजी से चेंज हुआ है। एक बिगिनर को ऑफ रोड राइडिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए? देखिए, उसके लिए क्या है कि जो भी जहां भी है इंडिया के किसी भी शहर में हो, किसी भी स्टेट में है, वहां पे ऑफ रोडिंग का अगर आप, आजकल तो क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप सर्च मारोगे आपके आसपास में 100, 150, 200 किलोमीटर में कोई ना कोई ऐसा राइडर होगा, या तो जो टूरिंग करता है या जो ऑफ रोड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैसेज करो, उनसे मिलो, उनसे थोड़ा सा नॉलेज लो, पूछो कि कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए। उनके साथ आपको टाइम मिलता है, प्रैक्टिस करो जाके, बाइक के सेटअप के बारे में समझो, सेफ्टी गियर के समझो कि क्या क्या सेफ्टी गियर आपको ऑफ रोड पे पहनना चाहिए। तो ऐसे करके कोई भी नोविस राइडर जो है वो किसी एकेडमी ढूंढ सकता है। अगर आसपास नियर बाय आजकल बहुत सारे एकेडमीज खुल गई हैं ऑफ रोड की, जो पुराने राइडर हैं उन्हीं की एकेडमी चल रही हैं, तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो कि कैसे हमने स्टार्ट करना है। 1 ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग, 4 ट्रेनिंग करके आप थोड़ा सीख सकते हो। तो नोविस राइडर के लिए बेस्ट ये है कि कोई भी अच्छा राइडर जो एक्सपीरियंस जो चला रहा है उसके साथ मिलके बात करके उनसे वहाँ से स्टार्ट कर सकते अच्छा, ऑफ रोड बाइक और ऑन रोड बाइक कंट्रोल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ऑफ रोड बाइक में बहुत फ़र्क है। ऑन रोड बाइक में सस्पेंशन बहुत ट्रैवल कम होता है सस्पेंशन का, ऑफ रोड बाइक में ट्रैवल सस्पेंशन ज़्यादा होता है। अच्छा, टायर का साइज अलग होता है। अच्छा, टायर का जो ग्रिप है, जो पैटेंट होता है टायर का, वो अलग होता है। तो दोनों में फ़र्क है। लेकिन हम रोड बाइक को ऑफ रोड पे अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। वो क्या होता है? वो होता है जैसे टायर है, ठीक कि है। टायर आपने अगर मान लो, क्योंकि बाइक का पूरा सेटअप होता है ऑफ रोड के लिए अलग, रोड के लिए अलग, टूरिंग के लिए अलग। अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो आपका वेट लगेज के हिसाब से एक लगेज मैनेजमेंट बोलेंगे उसको, तो वो बहुत ज़रूरी है और वो हर राइडर को ना समझ में आना चाहिए। जो बाइक जिस जगह के लिए आपने बनाई है या जिस जगह के लिए बनी है वो वहीं चलानी चाहिए। अच्छा, ऑफ रोडिंग के लिए कौन सा पोस्चर सबसे सेफ होता है? देखिए, पोस्चर इसमें ना राइडिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको ऑफ रोड पे जाने के बाद जो भी एक्सपर्ट राइडर है उससे आपको राइडिंग को पोस्चर को समझना पड़ेगा। अच्छा, पोस्चर में ये है कि कैसे आप बैठते हैं, कैसे आप हैंडल को ग्रिप करते हैं, अच्छा, लीवर को कैसे पकड़ना है आपने, वो सब अलग है। रोड पे आपने देखा होगा कि सब लीवर ऐसे ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल। बट ऑफ रोड पे जाने के बाद आप यहाँ से हैंडल लॉक करेंगे, अच्छा, राइट जो ब्रेक लीवर पकड़ोगे आप, हाँ, ये पूरा हैंडल ऐसे लॉक होगा आपका यहाँ से, हाँ, और सिंगल फिंगर से आप ब्रेक लीवर को ऑपरेट करोगे। अच्छा, ये 2 फिंगर से ऑपरेट करोगे आप, ताकि हैंडल आप हमेशा आपका हाथ में रहेगा। अगर कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी चीज़ मैंने ग्रिप की हुई है, ऐसे करा हुआ है, तो सिर्फ थंब से मैंने हैंडल को कंट्रोल किया हुआ है। कोई भी गड्ढा डिच आएगा, कोई भी, ये हैंडल को कंट्रोल नहीं, आपका हाथ सीधा निकल जाएगा हैंडल से। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हैंडल को ग्रिप रखना है, 2 फिंगर आपकी लीवर पे रहेंगी, सिंगल फिंगर से आप ब्रेक को ऑपरेट करोगे। तो ये जो पहला लेसन है कि आप जैसे बाइक पे बैठे तो आपका फुट पैक पे शूज का जो पोस्चर होगा, जो पोजीशन होगी, वो अलग होगी। बैठ के चलाना आपको कहाँ देखना है, वो जब ट्रैक पे जाओगे, कोई भी एक्सपर्ट राइडर है वो आपको डे बाय डे बताता रहेगा कि अब आपका शूज की पोजीशन ये होनी चाहिए, बैठने के बाद एल्बो आपकी कहाँ जाएंगी, एल्बो अप एंड आउट होगी। जब आप खड़े होकर चला रहे हो, खड़े होकर क्यों चला रहे हो, कि जब आपको डिच मिलते हैं तब आप खड़े होगे, खड़े होने के बाद भी, खड़े होने का भी पोस्चर चेंज होता रहेगा। अच्छा, उसमें आएगा वेट शिफ्टिंग, कि कब आपने फ्रंट व्हील लोड करना है, कब आपने रियर व्हील लोड करना है, उसका पोस्चर अलग अलग चेंज होता रहेगा। अपहिल पे जाओगे तो आपका वेट सेंटर से फ्रंट की तरफ जाएगा, डाउन हिल पे जाओगे तो सेंटर से बैक की तरफ वेट आएगा आपका। वो नेचुरल होता है कि जब हम ऊपर चढ़ भी रहे हैं तो हमारा नेचुरल वेट, हम लोड आगे की तरफ जाएगा। तो ये बाइकिंग के जो राइडिंग पोस्चर है वो आहिस्ता 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 आपको समझ में आता रहेगा। कि आप वेट शिफ्ट टेक्निक को सिंपल शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, वेट शिफ्टिंग को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि आप ट्रैक पे आके खुद से नहीं चलाओगे। अच्छा, अगर हम अपहिल को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका वेट कहाँ से शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा, अच्छा, वो एक बैलेंस पॉइंट होता है।
ज़्यादा शिफ्ट नहीं करना है और कम भी शिफ्ट नहीं करना है। और जब वेट शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उस पर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। मतलब आप अच्छा, बाइक को ग्रिप भी कर रहे हो, वेट भी शिफ्ट कर रहे हो, बट सब But स्मूथली कर relax. रहे हो। बहुत ज़्यादा ग्रिप के टाइम में होता क्या है कि जब हम सिखा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडल टाइट पकड़ते हैं लोग। हैंडल टाइट पकड़ना ही नहीं, तो टाइट हैंडल को कैसे पकड़ना है, पोस्चर आपका कैसे होगा वो आपको। और एक चीज मैंने जैसे बताई है, कोई भी अगर मेरे पास स्टूडेंट आता है, जब हम उसको बताते हैं कि चीज, तो वो उसको प्रैक्टिस करके एक ही चीज की प्रैक्टिस को जब तक वो 10-20 बार नहीं करेगा तब तक उसकी मसल्स मेमोरी में नहीं बैठेगा। और ये मसल्स मेमोरी में बैठने के बाद काम आएगा। 2 बार 3 बार मैंने आपको बोला कि आपका पोस्चर यहां आएगा, एल्बो अप, तो एक बार दिमाग में आपने रखना है कि ये लीवर ऐसे पकड़ना है। बाद में इसकी प्रैक्टिस करते करते ये लीवर आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा। आप जब बाइक पे बैठोगे तो आपका सिंगल फिंगर इधर जाएगा, 2 फिंगर यहां जाएगी, ऑटोमेटिक वो मसल्स मेमोरी में बैठ जाता है। स्टंट राइडिंग के 3 टॉप गोल्डन रूल्स क्या है? देखिए, स्टंट और रेसिंग दोनों अलग अलग है, ठीक है। ठीक है ना। स्टंट राइडिंग हमारे इंडिया में बहुत बदनाम हुई है। ऐसा नहीं कि टैलेंट Reason? नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जो स्टंट राइडर थे वो स्टंट की प्रैक्टिस करने के लिए गलत कामों पे उतर गए। चेन स्नेचिंग आपने सुना होगा, पिछले 12-13 साल बहुत फेमस, और जितने चेन स्नेचिंग में लड़के पकड़े गए बच्चे, वो सब स्टंट राइडर थे। तो उससे क्या हुआ कि उनको खर्चा मिलता नहीं है, प्रैक्टिस करनी थी। और वो क्या था, एक तरह से, मतलब उस टाइम पे एमटीवी स्टंट मीनिया आया, हर लड़के को लगता था टैलेंट तो है इंडिया में, नो डाउट, मतलब टैलेंट भी बहुत खतरनाक वाला है। बच्चों ने स्टंट स्टार्ट किए, प्रैक्टिस स्टार्ट की कि हम लोगों ने एमटीवी में जाके क्वालिफाई करना है, टीवी में आना है। तो वो रातों रात जो है राइडर हर जगह, बेंगलोर में, मतलब कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में राइडर तैयार होने लगे, बहुत सारे स्टंट राइडर। फिर उनको बाइक चाहिए, बाइक पे करने के लिए खर्चा चाहिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन में आप चीजें चेंज करोगे, कैलिपर लगेगा, ये लगेगा, डबल कैलिपर लगेगा, सिंगल लगेगा, बड़ी डिस्क लगेगी, बड़ा स्पोकेट लगाना है, स्टंट के लिए गियर रेशियो चेंज करनी है। वो मॉडिफिकेशन के लिए फिर उनको जेब खर्चा चाहिए, तो घर वाले एक लिमिट तक देंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया ये जो देखने मिला हमें। मतलब आज से लगाओ 10 साल पहले कितनी ज्यादा टीवी के अंदर आया कि ये स्टंट राइडर पकड़ा गया, वो स्टंट राइडर पकड़ा गया, कोई इंदौर में पकड़ा गया, वो दिल्ली में पकड़ा गया। तो ये सब चीजें, तो इसलिए स्टंट का मतलब वो स्टंट हो गया। फिर कि लोगों ने बोला कि क्या करते हो, जैसे हमारा भी था कि हमारी बाइक पे स्टिकर देखे, हेलमेट पे स्टिकर देखे, बोले वो छपरी है। तो लोगों ने लगा, क्योंकि जो चीज टीवी में आ रही है, Image. देख रहे हो राइडर है, ये वो राइडर होगा जो रोड पे विली मारता है। फिर आपने देखा होगा कि दिल्ली इंडिया गेट के ऊपर बहुत सारा पुलिस ने वो एक लड़के को शूट भी कर दिया था स्टंट करते हुए। अच्छा, हाँ, वो पुलिस के सामने विलियां मार रहे थे उनको दिखा के, तो वो पुलिस चलाया और वो मतलब हो गया कि उसके लग गई, पता नहीं कैसे लगी। और तो तब जाके वो थोड़ा थोड़ा स्टंट अब कम हुआ। नहीं तो पहले क्या होता था कि कोई रात को कहीं विली मार रहा है, पुलिस को कंप्लेंट मिल रही है, वहाँ लड़का अगले पहिए पे जा रहा है, वो पिछला पहिया उठा दिया उसने, रेड पे विली मार दी, कहीं मार्केट के अंदर लड़कियों के सामने विली मार रहे हैं, तो स्टंटिंग बदनाम ज्यादा होगी। अच्छा, रेसिंग के अंदर क्या होता है कि रेसिंग में आना चाहते हो तो आपको प्रॉपर एक ट्रैक चाहिए, प्रॉपर ग्राइडिंग गियर चाहिए, और फिर आगे आप ट्रैक पे प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ फर्स्ट टर्न ऐसे लेना है, सेकंड टर्न ऐसे लेना है, जंप ऐसे लेनी है, वुप्स पे से ऐसे निकालना है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है इंसान। उसके लिए भी कोई हमें ब्रीफिंग के लिए, एक हाँ, गाइडेंस के लिए वो गाइडेंस बहुत जरूरी है। आपके एरिया के अंदर जो भी ऑफ रोड के राइडर, ऑलरेडी हर एरिया में राइडर हैं ऑफ रोड के, आप उनको ढूंढिए, उनसे मिलिए, बात करिए, फिर उनसे पूछिए कि कौन सा गेट है जहाँ से मुझे इंटर करना है ऑफ रोडिंग में। अगर आपने आना है तो कंपटीशन में कोई आना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, कहीं भी हो आप, बट आपको ऐसे राइडर मिल जाएंगे, ऐसे इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे जो आपको टीच करेंगे। एक नॉर्मल सी फीस है, वो आओ आप 2, 4, 5, 10 बार ट्रेनिंग लो। और ट्रेनिंग में आपका ये है कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे मेरे पास लड़के आते हैं, मैं एडीवी राइडर को ट्रेनिंग अलग लेवल पे देता हूँ, रैली के राइडर को अलग देता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि राइडर जब आपके पास आ रहा है तो उसका क्या मोटिव है। कई लोग आते हैं सिर्फ के फोटो वोटो खिंचाना है ऑफ रोड पे, राइडिंग किट पहन के इधर उधर थोड़ा सा दिखा दिया हवा में मैं जा रहा हूँ, और वो इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बन गई, हो गया काम। कई लोग आते हैं कि मुझे सिर्फ वो चाहिए कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा, मैं गिर जाता हूँ कोई टर्न, अप हिल पे गिर जाता हूँ मैं, डाउन हिल पे मैं ब्रेक को हीट कर देता हूँ, वो कैसे चलानी है बाइक। तो उसके लिए फिर अलग से हम एडीवी राइडर को ट्रेन करते हैं कि आपने हैंडलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका थ्रॉटल पे कंट्रोल होना चाहिए, क्लच कंट्रोल होना चाहिए, और
गियर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि गियर सिलेक्शन आप जब अपहिल पे जा रहे हो तो कौन से गियर में आपको हिट नहीं करना बाइक को, डाउन हिल पे आप क्लच इन नहीं करोगे, विदाउट ब्रेक डाउन हिल जाओगे आप। तो वो सब टेक्निक होती हैं कि बाइक पे हमने कैसे सेफ रखना है, हम ब्रेक ख़राब नहीं करने, हमने टायर को बहुत ज़्यादा हिट नहीं करना, लोड नहीं डालना टायर पे। तो वो सेफ राइडिंग की जो टेक्निक है वो एडीवी राइडर को हम लोग सिखाते हैं कि आप टूर पे जाने से पहले, और हर राइडर को करना चाहिए कि अगर किसी को, और उसमें एज का कोई वो नहीं है कि अगर अच्छा। आप 20 साल से चला रहे हो, 25 साल से चला रहे हो, आप ईगो नहीं होनी चाहिए कि आपने अगर सीखना है तो मैं इतना रेसिंग चलाने के बाद आज भी सीख ही रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं 100 ट्रॉफी हो गई तो बहुत बड़ा चैंपियन बन गया हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि राइडिंग में ये है कि आपको हर जगह 10-20-40 किलोमीटर के बाद टरेन चेंज हो जाता है। हम्म, तो आपको कहीं लूज सैंड मिलेगा, कहीं आपको जाके आगे पत्थर आ जाएंगे, कहीं पे स्लश कीचड़ आ जाएगी। तो आपकी राइड बाइक का सेटअप और ये दिमाग होना चाहिए कि जिस बाइक को आप चला रहे हो वो क्या इस टरेन के लिए है कि नहीं है। अच्छा। उसी हिसाब से आपने अपने थ्रॉटल को ऑन या ऑफ करना। वाटर क्रॉसिंग सेफली कैसे करते हैं? वाटर क्रॉसिंग के लिए क्या होता है कि एक तो ये है कि जब हम वाटर क्रॉसिंग के पास जाके रुकते हैं तो एक तो हमें उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए कि डेप्थ कितनी है। ठीक है। दूसरा पता होना चाहिए उसमें अगर बहुत ज्यादा गहरा है तो जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, एक होता है कि अभी हमारे सामने से कोई बाइकर निकल के गया है, हम्म, अब आपको उसकी लाइन दिख गई कि ये सेफली गया है, उसी लाइन को फॉलो करके आप जा सकते हो। उसमें आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। आपको फ्रंट व्हील को करना है लाइट, हैंडल को करना है बहुत इजी ग्रिप, बहुत टाइट नहीं पकड़ना हैंडल, और एक मोमेंटम में जाना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं। आपको दिख गया कि वो राइडर कितनी स्पीड में गया, वो सेफ निकल गया, उससे ज्यादा तेज नहीं जाना है आपने। अच्छा। बाइक आपका जहां शूज की पोजीशन है वहां पे अगर आप खड़े होकर चलाना, कॉन्फिडेंस है आपको और ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप बैठ के बाइक को नीचे से ग्रिप करेंगे अपने लेग से, ठीक है। हैंडल को इजी ग्रिप करेंगे और अपनी एल्बो को सीधा कर लेंगे, आपका वेट सेंटर से बैक की तरफ जाएगा तो फ्रंट व्हील ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा। फ्रंट व्हील जब हम वाटर क्रॉसिंग करेंगे तो वहां पे लाइट रहेगा। अब आपने क्या किया कि फ्रंट व्हील को किया है लाइट, रियर व्हील को किया है लोड। अब एक मोमेंटम में आप थ्रॉटल देके और वहां से रिवर क्रॉसिंग कर लीजिए। तो ये है भाई सेफली वाटर क्रॉसिंग, जो स्पेशली बाहर जाते हैं जैसे लद्दाख वद्दाख की तरफ तो करना पड़ता है। और बहुत सारी आजकल के टाइम पे वीडियोस वगैरह भी आ रही है, खैर वीडियो दिखाएंगे करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ रोड ब्रेकिंग और ऑन रोड ब्रेकिंग में मेजर डिफरेंस क्या होता है? दोनों में फर्क है थोड़ा सा। ब्रेकिंग तो खैर सेम है, बट थोड़ा सा पोस्चर का फर्क आ जाता है कि जब हम ऑफ रोड पे ब्रेकिंग कर रहे हैं, अगर कई राइडर है कि वो अगर खड़े होकर चला अच्छे से चलाता है तो वेट शिफ्ट वही होगा, फिर होगा फिल हमने रियर व्हील को लोड करना है। जब हम ब्रेकिंग कर रहे हैं तो आप स्टेबिलिटी आ जाएगी, फ्रंट व्हील और रियर व्हील के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे ही हम फ्रंट व्हील लाइट करके रियर व्हील को लोड करेंगे और दोनों ब्रेक एक साथ करेंगे, अच्छा, तो बाइक स्टेबल रहेगी आपकी। ऐसे ही ऑन रोड जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो हमारी एल्बो, जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो हमारी एल्बो बैंड नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। हम जब ब्रेक करते हैं कोशिश ये करें कि हम अपने हाथ को सीधा कर लें। हाई स्पीड में अगर ब्रेकिंग कर रहे हैं, मान लो 70-80 पे हम सडन ब्रेक कर रहे हैं, नॉर्मल ऐसे चलाते हैं हम, ऐसे चलाते हुए अपना वेट सेंटर से आपको खुद लगेगा ये हाथ आपने सीधे कर लेने। जैसे सीधे करके उसके बाद आप ब्रेकिंग करोगे तो आपका रियर फ्रंट सस्पेंशन पे लोड कम आएगा। अच्छा, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा आपको व्हील। ये है ब्रेकिंग। ओके। अच्छा, क्लच कंट्रोल ऑफ रोडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत मायने रखता है। आपका जो बाइकिंग है वो पूरा थ्रॉटल कंट्रोल, क्लच कंट्रोल, सबसे पहले इन्हीं चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आएगा जजमेंट कि कोई भी टर्न, कोई भी अपहिल, कोई भी डाउन हिल को आप बहुत फट से जज कर सकें। जज के बाद आएगा फिर आपका आएगा गियर सिलेक्शन। अच्छा, राइट टाइम पे राइट गियर, गियर सिलेक्शन। तो ये सब चीजों का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनको प्रैक्टिस करके मसल्स मेमोरी में बैठाना होगा। कब आपने थ्रॉटल कितना देना है, कहीं ओवर थ्रॉटल, मतलब आपको बाइक ऐसा लगना चाहिए वो बहुत ज्यादा ओवर रेस नहीं होनी चाहिए बाइक। अच्छा, कहीं भी। ऐसे ही क्लच का है कि क्लच कब आपने इन करना है, कब आउट करना है, वो कंट्रोल है क्लच के ऊपर। वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, बिल्कुल। आप प्रैक्टिस करते रहोगे कि हर टर्न पे आप प्रैक्टिस करोगे कहाँ क्लच इन करना है, कहाँ पे आपका गियर शिफ्ट होगा, गियर सिलेक्शन, लाइन सिलेक्शन, कि जब आप जा रहे हो ऑफ रोड के ऊपर, क्विक लाइन सिलेक्शन और आपका क्विक डिसीजन, क्या करना है, थ्रॉटल देना है कि नहीं देना। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करके आपको, मतलब पॉलिश करके, तब आप एक प्रो राइडर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाओगे। ट्रेल राइडिंग में बैलेंस इंप्रूव करने का
बेस ड्रिल्स क्या है? देखिए ट्रेल पे वही है, फिर वहीं घूम के फिर वहीं आ जाते हैं हम कि सीखना। अच्छा। जब हम ट्रेल पे जा रहे हैं हम्म। तो क्या होता है कि जो ऑफ रोड पे जितनी प्रैक्टिस हम कराते हैं, मैं एकेडमी में ना पहले ड्रिल्स कराता हूँ बहुत सारी। आपकी एकेडमी है? हाँ जी, अच्छा। TR मोटो एकेडमी है। वहाँ पे जब हम ड्रिल कराते हैं उनको, तो हम सबसे पहले उनको थ्रॉटल कंट्रोल, क्लच कंट्रोल यही सिखाते हैं कि कैसे आपने टर्न्स के ऊपर थ्रॉटल दे दिया आपने, टर्न्स के ऊपर स्मूथ कैसे जाना है। ठीक है ना, टर्न आप यही ट्रेल पे है कि ट्रेल पे आपको पत्थर मिल रहे हैं तो वहां कितना RPM देना है आपने, वो थ्रॉटल कंट्रोल का गेम है पूरा। अच्छा। कब आपने कौन से गियर सिलेक्शन आ गया फिर से, तो ये जो सारी चीजें है ना, क्लच कंट्रोल, थ्रॉटल कंट्रोल, गियर सिलेक्शन, लाइन ऑफ विजन आपका, और वेट शिफ्टिंग, ये सब एक साथ काम करता है। लेकिन ये काम तब करेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करके किसी एकेडमी में या ट्रैक पे जाके आप सीख लोगे। अच्छा, एक बिगिनर की सबसे कॉमन गलती क्या होती है? कि अगर हम किसी कार के पीछे जा रहे हैं, वो 40 पे चल रहा है और हम उसके साथ साथ 40 पे चले गए, 35 पे चले गए, तो वो जो जजमेंट होता है ना टायर का, कि हम उसके टायर के फ्रंट मूवमेंट से, क्योंकि होता है कि हमारा लाइन ऑफ विजन कहीं और होता है, हम कार के साथ साथ जा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, तो ये जो जजमेंट होता है ना, ये आएगा आपको मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवल करने से, कि आप ट्रक के साथ जा रहे हो, जब फ्रंट व्हील, उसकी बॉडी नहीं मूव करेगी पूरी, फ्रंट व्हील का मूवमेंट से आपने समझ जाना है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा। एक्सपर्ट नहीं हुए अभी तक, प्रो की तरफ नहीं गए हो, तो आपको हर चीज से गैप रखना है, हर चीज से गैप रखो। आपको लग रहा है ट्रक वहां चल रहा है, आप यहाँ चलिए पीछे, या उसके आगे चलिए, या दूसरी साइड में चलिए। नहीं तो क्या होगा कि ट्रक कुछ भी राइट लेफ्ट करेगा, आपको जजमेंट नहीं होगा, आप पता, या कई बार ओवरटेक करते टाइम एक्सीडेंट होता है। ट्रक के सामने से मान लो कोई बच्चा भाग रहा है, आप राइट साइड से ओवरटेक कर रहे हो, आपको ट्रक के आगे बच्चा तो दिखा नहीं, वो या गाड़ी नहीं दिखी या ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं दिखी, और वो राइडर उसमें जाके घुस जाता है। ये बहुत बार होता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर सेफ राइडिंग हमने करनी है तो हमें ट्रक के या बस के या कार के एकदम पीछे चलना है, और जब आपको लगे कि हाँ अब रोड हमें दिख गया है, आपका व्यू क्लियर हो गया, तब आपने ओवरटेक करना है। अच्छा, ऑफ रोडिंग के लिए आइडल टायर प्रेशर कितनी होनी चाहिए, बता सकते हो? टायर प्रेशर देखिए, ये डिपेंड करता है कि राइडर की राइडिंग स्किल क्या है। अच्छा। जैसे बाइक का वेट, कौन से ट्रैक पे आप, डर्ट ट्रैक, मोटोक्रॉस, सुपरक्रॉस कहाँ चला रहे हो आप, उसके हिसाब से एक नॉर्मल टायर प्रेशर, एक अगर आप बोलोगे बिगनर के लिए या कोई पहली बार ऑफ रोड पे जा रहा है, तो उसको 20-22 के आसपास दोनों टायर प्रेशर रखना चाहिए। अच्छा। जो प्रो राइडर है मोटोक्रॉस में, जब हम सुपरक्रॉस में मोटोक्रॉस में चलाते हैं, उसमें हम लोग एक बार मतलब हो गया आपका 14 PSI, अच्छा, 14 PSI रखते हैं। ये हो गया आपको सुपरक्रॉस मोटोक्रॉस के लिए। अच्छा। बट वो है कि वो राइडर के स्किल पे भी डिपेंड करता है कि वो टर्न के ब्रेकिंग कितनी कर रहा है, ज्यादा ब्रेक कर रहा है तो प्रेशर थोड़ा और ज्यादा होगा, नहीं तो रिम में टायर के घूमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे मोटोक्रॉस बाइक के अंदर टायर कैचर होता है, टायर लॉक बोलते हैं उसको, कि टायर को एक, आपने देखा होगा नोजल लगी होती है उसमें, कि एक तो एयर ट्यूब की नोजल होगी, एक और नोजल सी दिखाई देती है, वो टायर कैचर होता है, अंदर से टायर को लॉक करके रिम के साथ लॉक कर देता है। वो देखना, मैं दिखाऊंगा आपको ट्रैक पे जब आओगे ना, तो टायर लॉक बोलते हैं उसको। वो मोटोक्रॉस बाइक में होता है कि टायर प्रेशर कम है तो रिम घूमने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक राइडर है तो वो एक की जगह 2 भी लगाता है, 2 टायर कैचर। अच्छा। तो आपको 3 नोजल दिखाई देंगी उसमें, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, और एक हवा वाली। हाँ, एक हवा वाली होगी, 2 टायर लॉक होंगे। एक बिगनर को किस कैपेसिटी की बाइक से स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आप ऑफरोडिंग की बात करेंगे तो मार्केट में बहुत सारी बाइक्स हैं जो बहुत ही, जिन्हें कहना चाहिए कि रीजनेबल रेट में मिल रही हैं। ठीक है, उसमें एक्सपल्स है, एक्सपल्स है ये हीरो वालों का? हाँ, हीरो की एक्सपल्स है। इन्होंने कुछ पैसे से दिए अभी आपको बोलने के? नहीं, मैं तो देखो हीरो के साथ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तो अच्छा। हाँ, एक्सपल्स है, फिर कावासाकी KLX है जो अभी लेटेस्ट मार्केट में बहुत अच्छी बाइक है। हाँ। और अगर आपने संडे फन और टूरिंग करना है, टारगेट करना है, तो फिर आप हायर सीसी पे जा सकते हो, जिसमें हिमालयन 450 है, और उसके बाद फिर यजदी की। उसका इंजन हीट का कुछ ज्यादा वो आ रहा है आज। सबका इंजन के डिजाइन अलग अलग हैं, तो कुछ हीटिंग, किसी में हीटिंग होती है, किसी में कुछ होता है। बाकी बाइक डिजाइन वाइज अच्छी है, वो डिजाइन बहुत प्यारी है उनकी वो। और एडवेंचर बाइक बहुत सारी हो गई है मार्केट में, तो आप अगर देखोगे 450 सीसी के अंदर काफी सारी बाइक्स आ गई। अभी
टीवीएस ने RTX लॉन्च की उन्होंने अपनी 300cc, जो पहले BMW 310 हुआ करती थी GS, उसी को इन्होंने और थोड़ा सा अपग्रेड करके टीवीएस ने लॉन्च की है। वो भी बहुत प्यारी बाइक है वो। अच्छा, तो अपने बजट के अंदर देख लो कि कौन सी बाइक आपको चाहिए, और अगर आप चाहते हो संडे फन करना है और उसके साथ टूरिंग भी करनी है तो अलग बाइक चूज करेंगे वो लोग, राइडर को अलग बाइक चूज करनी चाहिए। अगर उसको सिर्फ संडे फन करना है तो फिर सबसे बेस्ट है कि वो लाइट वेट या तो एक्सपल्स या फिर KLX कावासाकी 230 ले लो। अच्छा, ऑफ रोडिंग में ग्लव्स, बूट, हेलमेट, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप ऑफ रोड करने जा रहे हो। जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर ऑफ रोड के शूज लो, बिल्कुल, बट सेफ्टी के शूज ले लो कोई भी। अगर आपके पास प्रॉपर का बजट नहीं है लेने का, मोटोक्रॉस के बूट महंगे हैं, क्योंकि जो भी बूट स्टार्ट है वो 15,000 के बाद स्टार्ट है, 15,000 से ऊपर। तो उसके अंदर का बूट है, अगर कोई टूरिंग बूट है आपका सेफ्टी का, तो वो पहन के चला लो। और जैसे ही आप लगे कि अब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके चलाना चाहते हो, फिर आपको ऑफ रोड के गियर लेने चाहिए पूरे। उसमें ग्लव्स से अगर बाई चांस आप गिरे, क्योंकि मोटोक्रॉस के ग्लव्स, और अब ये है कि मोटोक्रॉस अगर चला रहे हो आप सिर्फ मोटोक्रॉस ट्रैक पे, तो मोटोक्रॉस के ग्लव्स अलग आते हैं। अच्छा, और आप चला रहे हो ट्रेल पे तो ट्रेल के ग्लव्स अलग हैं। और अगर आप चला रहे हो रोड के ऊपर तो रोड के ग्लव्स जो हैं वो अलग हैं। और इनकी राइडिंग किट, पैंट, जैकेट ऑफ रोड की, ऑन रोड की अलग अलग है। अच्छा, हाँ, फर्क है उसके अंदर, क्योंकि जो ऑन रोड गियर होता है उसमें लेदर बहुत सारा यूज होता है, कि आप देखोगे कि लेदर की मोटे मोटे लेदर के यहाँ पे पैचेस लगे होते हैं। रोड पे गिरोगे तो रोड पे गिर के लंबा घिसता है आदमी, तो वो सेफ्टी है कि वहां पे आपने लेदर पहनना है। जब आप रोड पे चला रहे हो, जब ऑफ रोड पे चला रहे हो, तो ऑफ रोड का गियर पहनना है। ऑफ रोड में ज़्यादा कंफर्ट जोन ज़्यादा होता है उसके अंदर। आपने देखा होगा चेस पट्टर होता है, तो हर जगह से वो मूव हो जाता है और बॉडी आपकी फ्री रहेगी, फ्री है। हाँ, हर जगह से आप जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह आप करते हो, तो जैसे आपने बताया आप तो बहुत बार गिरे हो, टूटे फूटे भी हो, तो इससे फिर क्रैश से रिकवर कैसे होते हो? कभी आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आया कि यार मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, अब नहीं हो पाएगा मेरे से? नहीं, मैंने कभी नेगेटिव सोच जाती नहीं मेरी। अच्छा, हाँ, मतलब ये ऊपर वाले का करम है उसका कि मैं नेगेटिव कभी सोचता नहीं किसी भी चीज़ के लिए, ना काम के लिए ना राइडिंग के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ मैं। इंजरी होती है, और इंजरी भी मैं मतलब रिकॉर्ड कहना चाहिए कि जो टाइम होता है डॉक्टर का, उससे भी पहले रिकवर कर जाता हूँ। ठीक है? अच्छा, हाँ, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये दिख रहा है हाथ, हाँ, ठीक है? ये 5 बार रिस्ट टूटी हुई है, 5 बार दो टूटा बार है। ऑपरेशन हुआ। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये अभी भी प्लेट है इसमें। अच्छा, 11 स्क्रू है इसमें, प्लेट लगी हुई यहाँ पे, ये प्लेट लगी है। ये 2 बार, मतलब 5 बार, 2 बार तो प्लेट लगी है, एक बार तो जो अभी हुआ है ये लगा लो 1.5-2 साल हो गया होगा, अभी ऑपरेट कराया मैंने। अच्छा, और डॉक्टर बोलता है कि जी आपको 6 महीना आपको जो है रिकवर करने में टाइम लगेगा। मगर मेरे डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर मन्नू भाटिया हैं, जो मैक्स हॉस्पिटल मैक्स में हैं, और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो जैसे मैं जाता हूँ और टूट जाता हूँ तो मैं उनको सिर्फ एक्सरे भेजता हूँ कि सर डॉक्टर साहब ये हो गया है, नहीं कोई बात नहीं है, आ जाओ। अच्छा, हाँ, मैं जाता हूँ, वो सब पेपर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और वो 2 दिन के अंदर ऑपरेट करके प्लेट लगा के फिर से वो रेडी कर देते हैं। अच्छा, वो डॉक्टर साहब टाइम देते हैं कि 6 महीने बाद तुम बाइक पे बैठोगे, अच्छा, ठीक है? और 1-1.5 महीने बाद ही मैं उनको विद ट्रॉफी का फोटो भेज देता हूँ। मैंने सर ये फर्स्ट मार दिया, ये सेकंड मार दिया, ये ट्रॉफी है। जैसे आपकी एज 50 अबव है आप, ठीक है, बट आप स्टिल आपकी जो इस टाइम मसल्स है और मेंटली फिजिकली आप पूरी तरीके से फिट हो, बहुत ज़्यादा। जी जी जी। तो इसका क्या है रीजन? क्या है? इसका रीजन खाने पीना बहुत है, सारे ना, क्या चीज़ है? ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। जैसे अभी हम नेपाल राइड पे गए थे, तो वहाँ पे हमारे साथ राकेश सर थे। उन्होंने बोला यार इतनी सारी चीज़ें लगी, हम 5 स्टार होटल में स्टे देती है हीरो हमारे को, इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं। कहने लगे मगर आप जो है सिलेक्टेड 3-4 चीज़ें लेके आ जाते हो यहाँ पे खाने के लिए। मैंने यही बताया, मैंने कहा सर देखो ऐसा है कि ये जो ऊपर वाले ने हमारा जो स्टमक बनाया ना, ये कोई कचरे का या कूड़े का डब्बा नहीं है कि जो भी चीज़ दिखाई दे रही है आप उठा के उसको अंदर डालते रहो। उसकी एक लिमिट है कि आपको कि जितनी एक बॉडी को रिक्वायरमेंट है, मेल को अलग फीमेल को अलग, उससे ज़्यादा अगर हम खाएंगे वो तो जमा ही होगी ना अंदर। तो ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है कि आप एक एथलीट हो, क्या चीज़ आपने खानी है क्या नहीं खानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये रीजन है आपके फिट रहने का। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। खाने पीने में बहुत selective ना चीजें मैं खाते बहुत सेलेक्टिव चीज़ें खाता हूँ। मीठा मैं अवॉइड करता हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक को मैं हर एथलीट को बोलता हूँ ना पिए, हैं। ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा राइस खाने से बचना चाहिए, ज़्यादा नमक सोडियम ज़्यादा ना ले, उससे बचना चाहिए आदमी को। और जो भी राइडर या तैयारी कर रहा है रेसिंग के लिए, उसको हमेशा 24 आवर्स अलर्ट रहना चाहिए कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। अच्छा, एक राइडर के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ कितनी रोल प्ले करती बहुत है? रोल प्ले करती है। अगर मेंटली आप, कई लोग होता है कि जिम में जाके फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हो जाते हैं वो, हम्म, बट उनको मेंटली वो किसी भी चीज़ को लेके, मतलब कोई घर का प्रेशर है, कुछ फाइनेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में आदमी की, बच्चों की तरफ से या वाइफ की तरफ से या कुछ भी प्रॉब्लम, हम्म, और वो अगर ज़्यादा दिमाग पे आपके हावी है हम्म, तो आप अपने रेसिंग में या ग्राउंड में जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मेंटली स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। हम्म, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके साथ 10 राइडर वर्ल्ड चैंपियन क्यों ना खड़ा हो आपके साथ में स्टार्ट लाइन पे, आपको पॉजिटिव रहना है कि आज आपने अपना बेस्ट देना है। हमेशा पॉजिटिव रहे आदमी। तो ये जो चीज है, और ये एक दिन में नहीं बनेगी, ये आपको हमेशा हर चीज पॉजिटिव सोचनी पड़ेगी कि भाई मैं रेस करने जा रहा हूं, कोई बात नहीं, आपके पास कभी टायर होंगे, कभी ग्लव्स नहीं होंगे, कभी राइडिंग किट नहीं होगी, कभी टायर नहीं होंगे, बट आपने अपना बेस्ट देना है। और अपने बेस्ट से जब 4 लोग आगे आपको बोलेंगे कि भाई तूने आज बेस्ट दिया, आप खुद से पूछोगे क्या तेरा ये बेस्ट था? तो जिस दिन अंदर से आवाज आने लगी और आपने खुद को खुद से पहचान लिया कि आज वो टर्न पे मैं थोड़ा सा अगर और थोड़ा ये कर देता, या मैंने वहां मिस्टेक की है, जिस दिन वो मिस्टेक अपनी आप खुद से पकड़ने लगोगे, उस दिन आप बहुत सारी चीजों के अंदर सुधार कर जाओगे, लाइफ में भी, राइडिंग में भी। अच्छा, अगर कोई ऑफ रोडिंग स्टार्ट करनी चाहे तो सबसे पहले उसे क्या स्टेप लेना चाहिए? मान लो मेरे पास कोई आता है और वो बोलता है जी ना मेरे पास बाइक है, ना मेरे पास राइडिंग गियर है, बट मुझे शौक है, ठीक है, तो हम उसको राइडिंग गियर प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा, बाइक देंगे उसको, ट्रैक मिलेगा, इंस्ट्रक्टर मिलेगा, और उसको फिर हम सिखाएंगे। अगर वो ऑलरेडी पहले से बाइक चला रहा है वो, ठीक है ना, तो उसकी जो कमियां हैं, कहाँ पे वो गलत ब्रेकिंग कर रहा है, कैसे बैठ रहा है बाइक के ऊपर, उसका पोस्चर क्या होगा बाइक पे, एक नॉर्मल उसको ना एक दिन पूरा सिखाएंगे हम उसको। एक 4 घंटे की क्लास होती है हमारी, जिसमें हम उसको सिखाएंगे। बाद में फिर वो 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास के बाद जो है वो फिर कितना इंप्रूव कर गया है उसको फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे तुम इतना इंप्रूव कर गए हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राइडिंग किट खरीद सकता है, आहिस्ता आहिस्ता बाइक खरीद सकता है, और फिर वो रेसिंग जो कंपटीशन आएंगे उसको हम नोविस क्लास के अंदर, जो बिगनर क्लास होती है, उसमें पार्टिसिपेट भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, स्टैंडिंग पोजीशन कब यूज करनी चाहिए और कब अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, स्टैंडिंग में है कि ऑफ रोड पे स्टैंडिंग क्यों करनी चाहिए, क्या फायदे हैं उसके। अच्छा, जब स्टैंड हम होते हैं तो एक तो आपका विजन जो है बहुत दूर तक हो जाता है। अगर आगे ज्यादा डिच है, कुछ भी है, पत्थर, तो आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। एक तो विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आपकी। दूसरा ये है कि जितने भी सस्पेंशन वर्क कर रहा है वो बॉडी पे नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, जब आप खड़े हो जाओगे तो आपका पोस्चर है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत डिच हैं तो आप नॉर्मल सीधे खड़े रहोगे, आपके लेग सीधे रहेंगे। जब आपको लगेगा बहुत ज्यादा डिच है तो हल्का सा नी को आप बेंड करोगे, तो सस्पेंशन वर्क करेगा। सस्पेंशन के बाद आपकी नी वर्क करनी चाहिए। अच्छा, तो तीसरा सस्पेंशन वो हो जाता है आपका नी। तो क्या होगा कि इम्पैक्ट फुट पैक से आपकी बैकबोन पे नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप नी को बेंड कर लोगे तो वो नी वर्क करेगी, लाइक ऐसे। हाँ, आपकी नी को हल्का बैंड रखना है, हाँ, नी को, और वो नी आपकी काम करेगी जब बहुत ज्यादा डिच आएगा। या मान लो रियर सस्पेंशन कोई बड़ा सा डिच आया और वो बॉटम करता है, तो बॉटम के बाद क्या होता है कि वो इम्पैक्ट ऊपर आएगा। तो अगर आपका नी हल्की बैंड होगी, नी को स्टिफ रख के सीधा नहीं रखना, एकदम हल्की सी बैंड रहेगी, तो वो तीसरा सस्पेंशन आपका नी की तरह ऐसे काम करेगा। वो तो वो सेफ्टी है कि खड़े होने के फायदे हैं, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस करके आपको मसल मेमोरी बिठाना पड़ेगा कि कब खड़े होना है हमने। जब ज़्यादा डिच आएंगे तब खड़े हो गए आप, और उसमें सस्पेंशन, बाइक आपकी सस्पेंशन ठीक होना चाहिए। अच्छा, मेन ये भी है। अच्छा, राइडर ट्रायंगल क्या होता है? एक होता है कास्ट एंगल, जो फोर्क से व्हील की तरफ जाता है, वो फोर्क का एंगल होता है। राइडर ट्रायंगल एंगल, कई लोग होते हैं कि जैसे बाइक पे बैठ गए, अब उसका जो पोस्चर आ रहा है वो राइडर ट्रायंगल बोला जाता है। अच्छा, राइडर का जो बॉडी पोस्चर है, बाइक पे जैसे हैंडल पे बैठा है वो, तो वो है। तो उसको कास्ट एंगल जो होता है वो फ्रंट फोर्क का होता है, बट उसी से राइडर ट्रायंगल बना दिया है
कि भाई आपकी एल्बो ऐसी होनी चाहिए, ओके। राइट पोस्चर आपका ये है, बस। आप एक बिगिनर को कितना टाइम देते हो उसका स्किल डेवलप करने में? देखिए ये डिपेंड करता है राइडर पे कि वो कितना पैशनेट है और कितना एफर्ट लगा रहा है अपना, अच्छा। वो राइडर पे डिपेंड करता है। हम एक एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए राइडर 4 घंटा ट्रैक पे रहते हैं हम, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है, बट 2 घंटे के अंदर जो है वो राइडर एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद बोलता है कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि राइडर आ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, फिजिकली डिमांडिंग गेम है ये, तो फिजिकली बहुत फिट चाहिए। तो जो ड्रिल हम करा रहे हैं वहाँ पे, जब शुरू में राइडर आता है तो उसको हम बहुत सारे ड्रिल कराते हैं अलग अलग, जो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इंस्ट्रक्टर हैं वो भी कराते हैं, बट कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं। अच्छा। बैलेंस करने के लिए, बाइक को पुश करने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो जब करता है तो उसको लगता है कि यार फिजिकली और चाहिए, फिजिकली फिट। तो वो राइडर पे डिपेंड करता है कि वो अपना कितना 100% डाल रहा है अपना, उसी हिसाब से वो इम्प्रूव करता जाता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने ऑफ रोडिंग के ऊपर कुछ ज़्यादा बात कर ली है, तो अब कुछ बात करते हैं थोड़ा सा अचीवमेंट के ऊपर। कुछ रैलीज जो सर ने आज तक करी है उसके ऊपर बात करते हैं। सर, ये जो आपने कुछ किया था सजोबा रैली के, आप चैंपियन हैं, ये बेसिकली आप बताएंगे सजोबा रैली है क्या? सजोबा जो है वो एक सेंट जॉन्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, जो एक स्कूल है। सेंट जॉन्स ये ओल्ड चाइनीज नेम है क्या? एसोसिएशन, मतलब Okay. ये एक तरह से मिशनरी का स्कूल है। ओके, सेंट जॉन्स, ठीक है। और उनके जो ओल्ड बॉयज हैं उन्होंने हाँ। एक एसोसिएशन बनाई थी, वो साल में एक बार एडवेंचर इवेंट करते थे। अच्छा, किस तो टाइप मेरे का ख्याल था? से ये कार रैली और मोटरसाइकिल रैली होती है, प्रॉपर कंपटीशन होता है। चंडीगढ़ में स्कूल है ये। अच्छा। तो उनके जितने भी ओल्ड बॉयज हैं, हाँ। उन्होंने मिलकर ये एसोसिएशन बनाई हुई है। तो ये बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए एक रेपुटेटेड इवेंट है इंडिया का ऑफ रोड का। और बहुत सारी कैटेगरी होती है उसमें, जिप्सी की कैटेगरी है 4 व्हीलर के अंदर, कार कैटेगरी है, बाइक्स की बहुत सारी कैटेगरी हैं, 6-7 कैटेगरी बाइक्स की हैं, सीसी वाइज कैटेगरी इसमें अलग करना अलग क्या है। होता है, क्या है इसका? कंपटीशन होता है इसके किस अंदर। टाइप एक का? रैली होती है कि आपको एक जगह से कार्ड पे टाइम डलेगा आपका, और एक ऑफ रोड कोई रिवर बेड होगी वहां छोड़ दिया जाएगा आपको। अच्छा। और आपके पास मैप होगा कि यहाँ से आपने सीधा जाना है, तो वहाँ ऑफ रोड है, पानी आया, कीचड़ आया, खड्डे आए, उसमें से कितनी स्पीड में आप वहाँ से सेफली निकल सकते हो। लास्ट में आपकी कार्ड पे टाइमिंग आ जाएगी, 2 दिन की रेस होती है, 3 दिन की होती है। तो लास्ट में फिर आपका टाइमिंग जुड़ जाएगा कि आपकी अपनी क्लास के अंदर आप कहाँ पे कितना टाइम, जो स्टेजेस होती हैं कि स्टेज 1 कितनी देर में की आपने, स्टेज 2 कितने, एक दिन में 3 स्टेज भी होती है, 4 भी होती हैं। तो वो स्टेज के बाद फिर फाइनल रिजल्ट होता है कि कब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी क्लास के अंदर कहाँ फिनिश करते हैं। अच्छा, आपके पीछे कोई होता भी है उस टाइम पे? राइडर हर 2 मिनट के बाद एक राइडर छोड़ते हैं वो। अच्छा। सिंगल राइडर चलाओगे आप, आपको 2 मिनट आपको छोड़ा, 2 मिनट के बाद दूसरा राइडर छोड़ेंगे वो। अच्छा। वो आपकी क्लास का भी हो सकता है और दूसरी क्लास का भी हो सकता है, दूसरा बाइक कैटेगरी। तो आप इसमें 2 बार चैंपियन? हाँ, मैं 2 बार 165 ग्रुप बी एक कैटेगरी होती है, इंडियन मॉडिफाइड ग्रुप बी हो गया कि इंडियन बाइक और इंपोर्टेड पार्ट्स के साथ, उसको ग्रुप बी कैटेगरी कहते हैं। ये फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स की जो हमारा FMSC है उसकी कैटेगरी होती है। तो ये 165cc क्लास होती है, उसके अंदर मैं दोनों बार 2024-2025 में दोनों में फर्स्ट फिनिश किया है। और रैली ऑफ हिमालय एक होती है जो बहुत चैलेंजिंग होती है, वो लेह में होती है, जो काजावाजा ग्राम फुल लोसर वाली स्टेज पे, और इस बार वो हुई है आपका मनाली में। अच्छा। और उसमें भी मैंने दोनों 2025-2024 में सेकंड फिनिश किया, सेम क्लास ग्रुप बी 165cc में। अच्छा, आपने 2024-25 में बैक टू बैक जो स्कोर विन किया, वो कैसे? कुछ लक था या फिर? लक नहीं है। रेसिंग के अंदर क्या होता है कि देखो हमारे को ना एक्सपीरियंस हो चुका है। रेसिंग में जो टरेन के ऊपर बाइक चलानी है हमने, उसके लिए पूरा बाइक सेटअप करना पड़ता है। अच्छा। मान लो जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे वाला है तो वहाँ पे सस्पेंशन अच्छा चाहिए। आप अगर मेरी बाइक का फोटो देखोगे तो उसमें फ्रंट सस्पेंशन कावासाकी KLX 300R का लगा हुआ है। अच्छा। रियर सस्पेंशन देखोगे अलग है। व्हील का साइज देखोगे 21 और 18 साइज है, दोनों एल्युमिनियम रिम है। वो जो प्रॉपर ऑफ रोड के टायर होते हैं वो लगे हुए हैं, और रिम भी ऑफ रोड के लगे हुए हैं। तो वो बाइक की रैली के हिसाब से ना एक सेटअप होता है पूरा। और दूसरा क्या है कि मैं जो बाइक चला रहा हूं उसको मैंने 150cc की बाइक है वो इम्पल्स, उसको मैंने 165 मॉडिफाइड किया हुआ है। तो एज ए टेक्नीशियन मुझे इतना पता है कि कहाँ पे बाइक में मॉडिफिकेशन करने के बाद
माइनस टेम्परेचर के अंदर उसको कैसे सेट करना है, कहाँ पे मिक्सचर को लीन करना है, कहाँ पे रिच करना है, वो सेटिंग बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मतलब जो मैकेनिक राइडर के लिए बाइक बना रहा है, तो मैं बहुत सारे राइडर्स को बाइक बना के दे चुका हूँ। मैं 99 जब पहली रेड दी हिमालय स्टार्ट हुई थी, तब से मैं बाइक्स बना के दे रहा हूँ लोगों को। तो उस टाइम पे यामा बना के देते थे, मार्क 100, बाद में 135 आ गई, फिर फियरो बना के दी रैली के लिए, स्पेशल कंपटीशन के लिए। तो वो हमें पता है कि कहाँ पे बाइक को। और फिर क्या होता है कि इसमें एक और मेन चीज़ है कि राइडर का चलाने का मतलब वो होता है कि उसका कैसे चलाता है बाइक, कितनी संभाल के चलाता है, क्लच पे लोड नहीं डालता है, चेन पे लोड नहीं डालता है, ब्रेकिंग कम से कम करता है। तो एक राइडिंग का उसका स्किल अलग होता है और उसी हिसाब से फिर बाइक सेटअप होता है पूरा। अच्छा, रैली ऑफ हिमालयस में राइडिंग कंडीशंस कितनी टफ होती है? बहुत टफ होता है। जो रैली ऑफ हिमालय और रेड दी हिमालय, पहले रेड दी हिमालय होती थी, वो 20 साल लगातार चली है। अच्छा। और वो वर्ल्ड की 3rd डेंजरस रैली थी, वर्ल्ड की। अच्छा। उसमें बहुत लोग मरे हैं, राइडर भी, कार ड्राइवर मरे हैं, राइडर भी बहुत मरे हैं, क्योंकि उसमें बहुत खतरनाक, अब तो खैर थोड़ा बेहतर हो गया है ये, जो ग्राम्फू, लोसर और काजा तक पहले फुल ऑफ रोड होता था और उसी ऑफ रोड पे कंपटीशन होता था। अच्छा। बाइकर गिरते थे। हाँ, कितना टाइम पहले की बात है ये? अभी तो बंद हुई है। लास्ट जो रेस हुई है, जो 20th एडिशन हुआ है उसका, वो 2018 में लास्ट हुआ है। अच्छा। 18 के बाद फिर 19, 20, 21 से फिर ये स्टार्ट हो गई है रैली ऑफ हिमालय। ये उसी का सेकेंड वर्जन है, बट ऑर्गेनाइजर अलग अलग है दोनों, बट पैटर्न जो है वो सेम है। रेड दी हिमालय 5 दिन की रैली होती थी और वो इतनी, मतलब वहां पे आपका फिजिकल और मेंटली स्ट्रेंथ पूरा, जिसे कहना चाहिए ना कि चेक होता है। वहां पे इंड्योरेंस चेक हो रही है राइडर की, बाइक चेक हो रही है पूरी, कि कैसे बाइक को और फिर दूसरा 4:30 बजे उठ के पार फर्मे में बाइक लगाना जाके। अच्छा। आप जहां पे सो रहे हो उस होटल से 15 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर है, वहां से फिर आपको 6 बजे स्टार्ट लेना है। तो वो ना बहुत मेंटली, बहुत मतलब जैसा ऐसा लगता था कि टॉर्चर कर रही है आपको वो रेस। अच्छा। लेकिन वही रेड दी हिमालय थी। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड बाइक रैली में परफॉर्मेंस कैसे चेंज होती है? अगर आप माइनस टेम्परेचर में जा रहे हो, अगर आपकी बाइक है कार्बोरेटर, ठीक है, तो उसको ट्यून करने का आपके जो ट्यूनर है, मैकेनिक जो है, टेक्नीशियन, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इसको कैसे ट्यून करना है। अच्छा। उसमें स्पार्क प्लग से लेके, स्पार्क प्लग हॉट एंड कोल्ड आते हैं। अच्छा। वो बहुत कम टेक्नीशियन है जो इस लेवल पे जाके काम करते हैं, कि उनको पता है कि अगर हम माइनस टेम्परेचर है या मान लीजिए 15 टेम्परेचर चल रहा है या 12 चल रहा है या माइनस में है, वहां पे कौन सा स्पार्क प्लग यूज करना है और कार्बोरेटर की कौन सी जेडिंग करनी है, वहां पे वो सबसे मेन होता है। अच्छा, एक रैली राइडर को ट्रेनिंग के लिए डेली क्या रूटीन फॉलो करना होता है? डेली रूटीन में अगर वो सुबह उठ के अगर एक्सरसाइज करता है, ठीक है ना, लाइट जिम में जाके लाइट वेट एक्सरसाइज करेगा, स्विमिंग का अगर कर सकता है स्विमिंग करे, साइकिलिंग कर सकता है साइकिलिंग करे। मतलब आपको रेसिंग एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से 3 महीना पहले अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा कि क्या करना है तुमने। अच्छा। तो आपको पूरी खाने की रूटीन जो है उसी हिसाब से सेट करनी पड़ेगी पूरा। अगर आप जा रहे हो रैली ऑफ हिमालय करने, तो वहां पे क्या खाने की चीजें दिन में खानी है आपने, वो जो चीजें, क्योंकि होता क्या है कि हम रेस के टाइम पे क्या होता है कि जैसे कई लोग होता है कि एनर्जी बार, प्रोटीन बार लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो रोज तो खाते नहीं हम। जब वहां जाके खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, भाई स्टमक को पता ही नहीं लगता ये क्या है। तो फिर वहां वो प्लस की जगह माइनस में चला जाता राइडर, बॉडी उसकी जो है वो मिसबिहेव करने लगती है कि यार ये हो क्या गया है। तो होता क्या है कि जैसे राइडर जा रहा है वहां पे माइनस टेम्परेचर में, तो पहले से तैयारी करे खाने की, कि जब आपने प्रोटीन बार खानी है तो 15 दिन पहले प्रोटीन बार आधी खानी स्टार्ट कर दे, ताकि आपको स्टमक को पता लग जाए कि ये चीज़ मेरे लिए है और ये 15 दिन तक चलनी है। तो एनर्जी की बहुत सारी चीज़ें हैं कि राइडर एनर्जी के लिए क्या खा रहा है, और बहुत ज़्यादा हैवी रेसिंग की जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना। कई लोग होता है कि भर भर के पराठे खा लिए सुबह को, बाद में कंपटीशन में चला गया
तो वो चीज़ें थोड़ा सा नुकसान कर जाती हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें खानी है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं, बहुत जल्दी आपको एनर्जी दे। अगर आप चला रहे हो माइनस टेम्परेचर में नहीं चला रहे, अगर गर्मी में चला रहे हो तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम बहुत बदन से बहुत ज़्यादा निकलता है, तो सोडियम इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको जो है ORS या फिर साल्टेड पीनट्स, ठीक है ना, तो प्रोटीन भी मिल जाता है आपको और सोडियम भी मिल जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रैली में एक राइडर कितने रिस्क अलाउ कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि आप मोटिव क्या है आपका। एक एवरेज राइडर और एक एग्रेसिव राइडर, कई बार होता है कि हम 3 दिन रेस चला रहे हैं, 3 दिन में ना एक स्ट्रेटेजी राइडर के दिमाग में होनी चाहिए, बाइक की कंडीशन के हिसाब से, जिस टरेन पे आप चला रहे हो उसकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए, अपनी फिजिकली फिट अगर हो, अगर आपको लग रहा है कि यार कल शोल्डर में दर्द हो रहा था, तो उसी हिसाब से आपने रिस्क नॉर्मल कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि जो 2-3 दिन में मैंने रेस चलाई है और 4th डे है, और 4th डे में कोई राइडर आपके पीछे है और वो 1-2 मिनट का फर्क है और वो पकड़ सकता है आपको, तो आपको फिर पुश करना पड़ेगा बाइक को। या आप सेकंड पे हो और कोई फर्स्ट पे है, आपको पता है कि 1 मिनट अगर मैं इस पे बना देता हूं तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, तब आपको पुश करना पड़ेगा, वहां पे रिस्क लेना पड़ेगा आपको कि वो राइडर 2 दिन से फर्स्ट चल रहा है और आपने उसको पकड़ना है। तो सेम स्टेज के ऊपर फिर आपको टाइमिंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेना पड़ेगा। रैली पोडियम फिनिश के बाद फीलिंग क्या होती है? हाँ, वो तो मतलब जो भी आप एक तरह से जो रेसिंग की तैयारी होती है 2 महीना 3 महीने पहले से, तो जितनी चीजें आप छोड़ते हो कि खाना का बहुत लिमिटेड खाना है, सोना बहुत टाइम पे है, फिटनेस आपने ध्यान रखना है, तो वो जैसे ही पोडियम पे गए आप, ट्रॉफी आपके हाथ में आई और ट्रॉफी के पोडियम से उतर के आपने सामने टेबल पे लाके रखी, तब आपको सुकून मिलता है कि भाई 2-3 महीने की मेहनत थी मेरी, वो वसूल हो गई है। ये जो आप जो रेसिंग वेसिंग करते हो, लिटरली अगर मैं ऑन एवरेज अगर मैं कहूँ, ट्रॉफी के साथ अगर कुछ कैश वगैरह भी मिलता होगा, देखिए तो एवरेज क्या सीन है? इतनी सारी 100 ट्रॉफी ली, तो 100 ट्रॉफी में से मुश्किल से मुझे याद होगा कि 2 या 3 कैश प्राइज होंगे जिनको लगा होगा हाथ में आके कि हाँ कैश प्राइज आया है। जैसे कई जगह फर्स्ट आया तो 50,000 हाथ में आ गया, अच्छा, ठीक है, या कई जगह 30,000 हाथ में आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है, अच्छा, इन 100 पोडियम्स में। और 180 रेसों के अंदर कितना जेब से लगा है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में कैश प्राइज नहीं है, आप जो फाइट कर रहा है राइडर वो एज ए हॉबी कर रहा है, और फिर अब थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगी है स्पॉन्सर्स की, कुछ कोई स्पॉन्सर टायर दे रहा है, कोई आपको कंपनी ऑयल दे रही है, कोई राइडिंग किट दे रही है, तो अब स्पॉन्सर आ गए हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प मिल जाती है। तो आपका जहाँ पे खर्चा हो रहा है 1 लाख में से पता लगा कि अब एंट्री फीस कोई और दे रहा है। जैसे मेरा आज का जो स्पॉन्सर है वो जितनी रेसिंग में मैं चला रहा हूँ उसमें T2 रेसिंग है। अच्छा, तो अभी अगर मैं आपसे ऑन एवरेज कहूँ कि आपने जो 100+ आपके पास अवार्ड्स वगैरह है, ट्रॉफीज है, तो इसमें आपने, मैं वैसे नहीं कहूँगा, सिर्फ ये एज ए अवार्ड आपको कितना समथिंग आपने अभी तक अर्न किया होगा सारा टोटल मिला के? देखिए जो अर्निंग है ना मेरी वो अवार्ड से नहीं आती है, अवार्ड के नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अवार्ड्स में हाँ, उसका कोई अंदाजा नहीं है, मतलब ये लगा लो कि आप हमने लगाया है जहाँ 100 रुपए, तो हमारे को सिर्फ अभी तक 10 रुपए वापस आए होंगे। अच्छा, इतना समझ लीजिए कि 90% जो है वो लगाया है हमने। उसके अलावा अगर आप बोलोगे कि अर्निंग का है, तो अर्निंग का सोर्स बन जाता है आपका जब आप कमर्शियल शूट पे जाते हैं, तब बनता है। ये जितनी रेसिंग मैंने विन की है उससे जो मुझे नाम मिला है, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसमें पैसा मिलता है। अच्छा, और फिर सबसे बड़ा जो एक तरह से अचीवमेंट अगर आप बोलेंगे तो वो होगा जो मैं अफ्रीका गया, वहाँ पे मैंने जो पुलिस एकेडमी के अंदर जो ट्रेनिंग दी, वहाँ पे मैंने सोल्जर्स को 700+ सोल्जर को मैंने ट्रेन किया। वहाँ पे ऑफ रोड की ट्रेनिंग दी उनको, ऑन रोड की दी, फिर परेड के लिए उन्हें रेडी किया, वो वहाँ पे नेशनल डे में अपने परफॉर्म किया उन लोगों ने, तो वो वहाँ से अर्निंग हुई है। अच्छा, अब यह है कि अब जैसे मैं एज ए टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ, रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, फिर जितने भी आउटडोर जो कंपनीज हैं, जैसे अभी मैं इंडियन सुपरक्रॉस लीग के लिए एज ए सीनियर टेक्नीशियन जाता हूँ, तो वहाँ से अर्निंग हो रही है। तो अब यह है कि जो आपने पैसा खर्चा करके एक नाम बनाया है एक, तो वो कहीं कहीं कैश हो जाता है।
अच्छा रिहान भाई, वैसे ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट मैं अगर आपसे एक ऑन एन एवरेज लूं कि आप इस कंडीशन में इतने स्ट्रगल्स के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपका इस टाइम पे मंथली या क्वार्टरली क्या इनकम होगा टोटल मिला के सारी चीज़ों को लेकर के? तो काम करने जब मैं जाता हूँ हम्म, तो अमाउंट नहीं देखता मैं हम्म, मैं सिर्फ ये काम देखता हूँ कि कौन कंपनी मुझसे काम के लिए अप्रोच किया है किसने, हम्म, उस कंपनी के लिए, और मैं दिल से काम करता हूँ हम्म, कि जो कंपनी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं हम्म, वो कैसे इज्जत देते हैं। तो जो अमाउंट होता है ना वो उस इज्जत के आगे कहीं फीका पड़ जाता है। तो वो जो चीज़ मिलती है ना मुझे, और मैं ना मतलब इस इज्जत का बहुत भूखा हूँ। अच्छा, बात कर रहे थे आपकी अर्निंग की। हाँ, अर्निंग की बात कर रहे हो आप, अर्निंग का क्यों बताना चाह रहे हो उस नहीं, एक ऑन एन एवरेज एक अच्छा खासा एवरेज है कि मैं अर्निंग ठीक कर रहा हूँ, मतलब एक कह सकते हो आपके ज़िंदगी चलाने के लिए बढ़िया अर्निंग है। मैं जो अर्निंग आ रही है उससे मुतमईन हूँ। मुतमईन तो है, बट हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि अगर स्ट्रगल इतना किया है। हाँ, नहीं नहीं तो- खुश हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जितने वो है, फैमिली का खर्चा फर्स्ट क्लास चल रहा है, मेरे अपने खर्चे बहुत हैं रेसिंग के अंदर, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है Obviously. वो बहुत ज़्यादा बहुत होता ज़्यादा है, रहता है। क्योंकि आपके शूज़ खराब होंगे, राइडिंग खराब है तो कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता तो खुद खरीदना पड़ता है, और सारे गियर एक्सपेंसिव हैं वो। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो जो मैं कर रहा हूँ, जैसे एज ए टेक्नीशियन मैं हीरो के साथ जाता हूँ तो वो अच्छा पे करते हैं मुझे। इंडियन सुपरक्रॉस लीग में मैं टीम गुजरात ट्रेल ब्लेजर के साथ सीनियर टेक्नीशियन हूँ वहाँ पे, तो उसमें भी वो लोग भी अच्छा पे करते हैं। तो अच्छा, मतलब कितना अच्छा? अच्छा मतलब बहुत बढ़िया, मतलब मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा कि मैं हैप्पी हूँ। तो वो अमाउंट को मत गिनो, मेरी फेस पे जो स्माइल है उसको देखो कि आपको अच्छा अमाउंट है बस। अच्छा, एक राइडर को अपनी बाइक का बेसिक मैकेनिक नॉलेज कितनी होनी चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में कभी परेशान ना हो? देखिए, ये जो है ना, बाइक जब आपने ली है, कोई भी राइडर जब बाइक लेता है और चलाना स्टार्ट करता है तो उसको ना ये आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज होने लगती है। जिस मैकेनिक से आप काम कराने जा रहे हैं, चाहे वो ऑथोराइज डीलर हो या प्राइवेट वर्कशॉप हो, आप उस मैकेनिक का नंबर अपने पास रखें। बाई चांस कुछ इमरजेंसी में हो जाता है आपके साथ, तो आप उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ये मीटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इग्निशन नहीं आ रहा है, सेल्फ नहीं चल रहा है, क्या करना है मुझे। तो वहाँ से आपका जो मैकेनिक एडवाइस देगा आपको कि आप ये चीज़ें चेक करो, 2-3 चीज़ें, तो वो चेक करने में ही आप सीखोगे कि आपने खोला, सीट खोली, निकाला, फिर आपने देखा एक ब्लैक बॉक्स लगा अंदर, उसके बाद आपने देखा कि फ्यूज़ नंबर 3 पे जाओ, फिर ये चेक करो, इसको बाहर निकाल लो। वो खुद ब खुद आदमी सीखता है ऐसे। अच्छा, सस्पेंशन ट्यूनिंग बिगनर के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अब बिगिनर जो अभी जो स्टॉक बाइक आ रही है, अभी तो स्टॉक बाइक चलाया, अगर उसको लग रहा है कि इसमें लीकेज आ गई है, फ्रंट फॉर्क की ऑयल सील लीक कर गई है या रियर शॉकर लीक कर गया है, तो फिर उसको चेंज कराना ही बेस्ट रहेगा। एयर फिल्टर क्लीनिंग का ऑफ रोडिंग में कितना इम्पोर्टेंस होता है? काफ़ी है। देखो, अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो डस्ट में अगर हम चला रहे हैं, फिल्टर के अंदर उस लेवल तक डस्ट गई होगी अंदर, तो फिर आप उसको निकाल के क्लीन कर सकते हो। अब क्लीन में 2 तरह के एयर फिल्टर भी मार्केट में आ रहे हैं। एक है फोम फिल्टर जो वॉशेबल है, दूसरा है आपका पेपर फिल्टर जो आपको एयर मार के, थोड़ा एयर मारेंगे तो साफ़ हो जाता है। अच्छा, जो रेलीज होती है, रेली बाइक प्रिपरेशंस का फुल चेकअप लिस्ट क्या होता है? देखो, चेकअप ना बहुत सारी चीज़ों का होता है। रेस से पहले आपको चेन सेट ब्रांड न्यू डालना पड़ेगा, क्लच प्लेट पूरा नया डालना पड़ेगा, बाइक का कंप्रेशन चेक करना पड़ेगा, उसके हेड के वॉल चेक करने पड़ेंगे अगर 4 स्ट्रोक बाइक है तो, कि हेड के वॉल की कंडीशन क्या है। उसके बाद कंप्रेशन, पिस्टन का जो कंप्रेशन है वो चेक करना पड़ेगा कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा आती है। व्हील्स की अलाइनमेंट, फ्रंट रियर सस्पेंशन दोनों चेक करना पड़ेगा। तो चेकलिस्ट, अगर बाइक चलती है सिर्फ कंपटीशन के लिए हो तो चेकलिस्ट वो कम हो जाएगी। फाइनल चेकअप जब होगा रेस जाने से पहले, वो फिर एक चेकअप होगा कि व्हील आउट तो नहीं है, सस्पेंशन लीक तो नहीं है, उनको प्रॉपर चेक करना होगा। और अगर वो रोड पे चलती बाइक है तो वो चेकलिस्ट की जो वो है वो ज़्यादा हो जाएगी। राइडिंग के टाइम पे कभी ब्रेक फेल हो जाए, ऑन रोड या ऑफ रोडिंग दोनों में, अगर एक बार हम बताइए तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो और क्या किया जाए उस देखिए, कंडीशन ब्रेक फेल जो है ना, ये पुरानी फिल्मों का एक वो है में? कि कार चल रही है और उसका ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल सडन नहीं होगा। अच्छा, अगर सडन ने किसी ने करना चाहा है कि आपका ब्रेक होस किसी ने प्लायर से काट दिया है, उस कंडीशन में ब्रेक फेल होगा, बट दोनों नहीं होगा, अच्छा, एक चलेगा। तो जब आपको पता लग गया कि रियर ब्रेक बिल्कुल खत्म है, काम नहीं कर रहा है, या किसी ने जानबूझ के काट दिया, लीक कर गया वो, तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि आप जाके कहीं भी घुस जाओगे, आप गियर शिफ्टिंग करके, गियर
डाउन शिफ्ट करके गियर कंट्रोल कर सकते हो। इसको इंजन ब्रेक कहते हैं वो। इंजन ब्रेकिंग, हाँ, जैसे हो गया कि गियर डाउन शिफ्ट करके हम और इंजन के आरपीएम को कंट्रोल करना है। और अगर फ्रंट ब्रेक आपका, तो फ्रंट ब्रेक भी 70% काम करता है। फ्रंट ब्रेक ऐसा नहीं है कि आप अगर रियर ब्रेक खराब हो गया तो फ्रंट ब्रेक पे बाइक नहीं चलेगी, या फ्रंट ब्रेक अगर बिल्कुल खराब हो गया है तो रियर ब्रेक पे बाइक नहीं चलेगी। आपको राइडिंग का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा चलाने का। आपको लॉन्ग राइड पे भी अगर जा रहे हो और बाई चांस फ्रंट ब्रेक लीवर टूट गया, या योक टूट गया, या मान लो कैलिपर लीक हो गया आपका पूरा, या मास्टर सिलेंडर डैमेज हो गया, या गिरने से, तो आप रियर ब्रेक पे भी चला सकते हो। लेकिन आपको राइडिंग का स्टाइल चेंज करना होगा आपका, कि फुल किल करके नहीं चलाओगे आप, अंडर उसके चलाओगे जितना आपका कंट्रोल रहे, अंडर लिमिट। अच्छा, क्लच प्लेट बर्न अवॉइड करने का 3 सिंपल स्टेप क्या होगा? बर्न करने का है कि राइट गियर सिलेक्शन आपका होना चाहिए। कि आप अगर अपहिल पे चढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 4th गियर में हो और आपने 4th गियर के अंदर ही एक्सीलरेटर ज़्यादा दे दिया, तो वो स्पीड क्या होती क्लच पे लोड है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में पीछे से आ रहे हो। ठीक है। तो मान लो अगर आपको लग रहा है कि हम अब अपहिल आ गया है, आपका लगेज है, कोई एक और राइडर बैठा है, या लगेज ज़्यादा है, तो वो बाइक लोड लेने लगेगी। तो वो होता है आपका जजमेंट, कि आपको लगा कि बाइक के इंजन पे लोड आ रहा है, आपने डाउन शिफ्ट किया, 3rd से 2nd में आ गए। 2nd में भी अगर ज़्यादा लोड आ रहा है तो आप 1st में आ गए, और 1st के हिसाब से ही उसकी उतनी ही स्पीड होगी। तो जैसे ही लोड मांगने लगे, ऐसा नहीं कि आपने 3rd गियर में है, 4th गियर में है और थोड़ा एक्सीलरेटर और देके फिर उसको उठाने लगे आप, तब क्लच पे लोड आएगा। अच्छा। तो राइट गियर सिलेक्शन क्लच की खराब होने से बचा सकता है। अच्छा, कोल्ड स्टार्ट में इंजन को कैसे वार्म अप किया जाता है? इंजन को स्टार्ट करते टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो साइड स्टैंड पे बाइक लगी है और लगेज बांधने से पहले वो सेल्फ मार के बाइक स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये सबसे गंदा तरीका है बाइक स्टार्ट करने का। अच्छा, हाँ, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि बाइक आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे होनी चाहिए। अच्छा। 95% बाइकों के ऑयल पंप राइट साइड में, क्लच साइड में और प्राइमरी गियर के नीचे होते हैं। अच्छा। 90% वर्ल्ड की जितनी बाइक्स हैं, बहुत कम बाइक्स हैं, कुछ बाइक्स है केटीएम की, कुछ हस्कवर्ना की है, जिनका ऑयल पंप लेफ्ट साइड में होता है। अब आपने इंजन को, और ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस सर्विस पे बाइक आपने पार्क की है वो कच्ची जगह है या पक्की है। अच्छा। थोड़ा ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितनी पुरानी है, साइड स्टैंड बैंड हो चुका है, या उसके नट बोल्ट वहाँ से कट के घिस के फ्रेम के अंदर से घिस के बाइक जब आप स्टैंड पे लगाओगे इतनी टिल्ड है। ज़्यादा पुरानी बाइक होगी तो और ज़्यादा टिल्ड होगी, कच्चे में लगाओगे तो और ज़्यादा टिल्ड होगी। अब अगर इस कंडीशन पे आपने सेल्फ मार के स्टार्ट कर दिया इंजन को, तो इंजन में केम तक, रॉकर तक ऑयल नहीं जाएगा, तब तक आप अपनी बाइक को डैमेज कर रहे हो। अब आप रोज अगर ऐसा करते हो तो 1 महीने में आप सोचो कि आप अगर 15 बार भी अगर ऐसे कर रहे हो, या 15 दिन की ट्रिप पे अगर आप गए तो 15 दिन आप अपनी बाइक को डैमेज कर रहे हो, रॉकर और केम डैमेज हो रहा है। तो सबसे मेन ये है कि बाइक को, कोई भी बाइक हो, आप घर में स्टार्ट कर रहे हो, आप लॉन्ग ट्रिप हो, ये आपको मसल्स मेमोरी में बिठा लेना चाहिए कि बाइक आपकी एकदम सीधी करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी पॉइंट पे रख के। उसके बाद आपने सेल्फ मारना है। आपकी बाइक में मेन स्टैंड है, मेन स्टैंड लगाओ, नहीं है तो आप कोई भी वॉल से लगा के ऐसे खड़ी करके बाइक आपकी स्टार्ट पे बाइक सीधी रहनी चाहिए। अच्छा, ये तो आप लोअर सीसी की बाइक चला रहे हो, आप 200 है, कम डैमेज होगी। अगर यही 4 सिलेंडर की बाइक होगी तो आप उसको और ज़्यादा डैमेज करोगे, क्योंकि जितना बड़ा सिलेंडर है, ये जितनी बड़ी ज़्यादा सीसी की बाइक होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी गर्म होगी वो। तो वैसे भी अगर मान लो ऑयल पंप लेफ्ट साइड में भी है किसी का और लेफ्ट साइड से, तो जब वो ऑयल यहां फेंक रहा है ऊपर और प्राइमरी गियर की तरफ ऑयल जा ही नहीं रहा, क्योंकि आपने तो टिल्ट करी हुई, वो ऑयल लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में घूम रहा है। तो ये सेफ्टी है कि इंजन को, एक तरह से इंजन की लाइफ के लिए ये बात है कि आपको इंजन के अंदर की जो मैकेनिज्म है उसको समझ के आप पहले बाइक सीधी करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। कई बाइक्स में है, अब जो लेटेस्ट बाइक है उनमें मेन स्टैंड नहीं आ रहा है, मेन स्टैंड है, मेन स्टैंड लगा लो, नहीं तो किसी को जाके आप पेड़ से लगा दो, दीवार से लगा के ऐसे लेफ्ट साइड के ग्रिप पे बाइक को खड़ा करो, लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। और उसके बाद आप बाइक को थोड़ा गर्म कर लो। आपकी बाइक सीधी रहनी चाहिए जब आप बाइक को स्टार्ट कर रहे हो। तो भाई ये था सही तरीका, और 99 का 100% ही कह लो, लोग जो कॉल स्टार्ट करते हैं वो बताया रेहान सर ने, साइड स्टैंड लगा के और फिर अपना लगेज कैरी करने लग जाते हैं। हाँ, और यही होता है। तो भाई ये अपनी बाइक के लिए बहुत ही, ये मुझे भी लिटरली नहीं पता था ना, ये सेफ्टी पॉइंट है। मतलब कि आप इंजन को केयर करने के लिए एक एक्स्ट्रा अपनी
एक तरह से कहना चाहिए कि उसको मसल मेमोरी में बिठाना चाहिए कि जब भी और किसी और को भी अगर कोई कर रहा है तो उसको भी समझाओ कि भाई इंजन आप डैमेज कर रहे हो, आप बाइक को पहले सीधा करो, उसके बाद जो है आप बाइक को स्टार्ट कर लो। लॉन्ग राइड्स में चेन मेंटेनेंस का सही तरीका क्या है? चेन मेंटेनेंस डिपेंड करता है कि वो जिस टेरेन पे आप चला रहे हो वहाँ पे कितनी डस्ट है, हम्म, कितना स्लश है। हम्म, ज़्यादा डस्ट होगी, चेन पे चिपकेगी, तो वो आपको 250 से 300 किलोमीटर पे आपको चेन ल्यूब करना पड़ेगा या चेन क्लीन करानी पड़ेगी। कई जगह होता है कि बहुत ज़्यादा स्लश है, आपको जो है मिट्टी और पानी बहुत मिल रहा है, उस कंडीशन में चेन कड़क होने लगती है। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे जो लिंकेज है वो जाम होने लगते हैं। उस कंडीशन में आपको फिर क्लीन करा के चेन को, पहले आप पानी से वॉश करा के क्लीन कर लो उसको, फिर आप अच्छा सा क्लीनर यूज़ करो उसके ऊपर, फिर आप उस पर चेन ल्यूब मार दो। और अगर बाई चांस आपको चेन ल्यूब ना भी मिले तो आप कम से कम जो है उस पर जो भी इंजन ऑयल मिलता है आपको, जो इजीली कई जगह जाके ना चेन ल्यूब नहीं मिलता है, या आप जो कैरी करके गए वो ख़त्म हो गया है, तो आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आप जो है इंजन ऑयल यूज़ कर लो। आपको नया मिलता है नया इंजन ऑयल यूज़ कर लो। इंजन ऑयल नहीं मिलता है तो ट्रक वालों के पास गियर ऑयल मिल जाता है, कार वालों के पास गियर ऑयल मिल जाता है, 80, 85, 90 नंबर का मिलता है वो, ठीक है ना, जो बहुत थिक होता है, वो डाल दो, वो बेस्ट काम करता है चेन के। ओके। अच्छा, अफ्रीका में पुलिस और आर्मी को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब एक एज ए टेक्नीशियन मैं वहाँ रहा, एज ए इंस्ट्रक्टर मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो उनको एक ही राइडर के अंदर एक ही टेक्नीशियन में वो दोनों चीज़ें मिल गई जो उनको चाहिए थी। अच्छा, कि मैं वहाँ पे बाइक भी रिपेयर कर रहा था, उनकी BMW बाइक थी उनके पास K1200 RS, बहुत सारी डेड पड़ी थी वो जब मैं गया वहाँ पे 2016 में। और उनको ट्रेनिंग दी मैंने ऑफ रोड पे, देखा कि उनको कितना कंट्रोल है बाइक का, और उनका फिर नेशनल डे परेड कराया। तो और जो जितने फ्रेम वहाँ पे जो है, जो बाइक में जैसे होता है कि 6 लोग 8 लोग 10 लोग एक बाइक पे चढ़ जाते हैं, वो फ्रेम भी सारे मैंने डिज़ाइन किए वहाँ पे। अच्छा, तो ये एक प्राउड वाली बात थी मेरे लिए कि मैं एक छोटे से शहर नजीबाबाद से निकल के और एक वहाँ पे जाके मतलब मैं पहुँच गया हूँ, ये एक प्राउड वाली बात है एक इंडियन मैकेनिक, एक इंडियन राइडर के लिए कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है इतना बड़ा काम करने के लिए मेरे को दिया, और मैंने वो बहुत ही दिल से लग के बहुत अच्छे से करा एकदम। आप वहाँ तक जो पहुँचे थे तो उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी? मतलब कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? उसके पीछे का थोड़ा सा वो रहा है कि जैसे वो जो एम्बेसी है वहाँ की, जिबूती एम्बेसी, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही थी। फिर किसी ने उनको मेरा नंबर दिया कि भाई आप, ये लड़का है कि ये थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग कराता है, राइडर है। फिर वहाँ से एम्बेसी से फ़ोन आया, और तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक, और वो क्या हुआ कि एम्बेसी के अंदर जो एक ड्राइवर था उनका, एम्बेसडर का, वो मुझे जानता था। उन्होंने जब बताया कि भाई ये लड़का तुम्हारे वहाँ रहता है मालवीय नगर में और ये एड्रेस, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो उनको जानता हूँ। तो वैसे करके लिंक बन गया। फिर वो एम्बेसडर वर्कशॉप पे आए मेरे, उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि आप ठीक है, हम ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं बाइक का, और एक विज़िट मार के आओ आप। अच्छा, तो मैं यहाँ से गया, उन्होंने मुझे वीज़ा दी, वो इजी एक बार गया, मैं 4-5 दिन के लिए गया अफ्रीका, जिबूती, और वहाँ मैं मिल के आया। जो मेन हेड है उनके कर्नल थे वहाँ के, उनसे मिला, फिर उनको बताया कि उन्होंने बोला ये मुझे ऐसे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, इससे बेटर हो सकता है जो आप बता रहे हो, और वो बेटर भी हुआ भी कि हमने वहाँ पे दुनिया का वो पहला फ्रेम बना दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा फ्रेम बनाया हमने। अच्छा। अफ्रीका की फोर्स की राइडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? और क्या आपके अलावा किसी और इंडियन इंस्ट्रक्टर ने भी अफ्रीका के फोर्स को कभी कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिया है? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई मोटरसाइकिल इंस्ट्रक्टर इंडिया से बाहर कोई गए जाके ट्रेनिंग दे के आया है। अच्छा, मैं अभी तक तो मुझे मिला नहीं है कोई भी, आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, ऐसा नहीं मिला। उनकी स्ट्रॉन्ग सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो जो बॉस का ऑर्डर था उनका, क्योंकि वहाँ क्या है कि मान लो कि हमने बोला उनको कि भाई 4 लोगों ने ऐसे लेटना है ऊपर, ठीक है, 5 लोग हैं, ठीक है, टोटल ऐसे एक राइडर चला रहा है, 4 लोग ऐसे सीधे लेटे हैं, तो उनको लगेगा कि यार अगर हम गिरे तो डैमेज हो जाएगा। बट उनको ये भी प्रेशर था कि अगर बॉस ने बोला है, हमारे कर्नल ने बोल दिया कि भाई आपने ये काम, ये आया इंडियन आया और ये करना है आपने, तो वो जो ईमानदारी से वो मेहनत कर रहे थे वो, कि एक बार उनको मैंने पहले जो राइडर था उसको पहले हमने वेट को सेट किया, तो उसके ऊपर हमने सीमेंट की बोरियां रखी 4, उसका बैलेंस बनाया, क्योंकि राइडर का बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, राइडर ही गिराएगा दूसरे लोगों को भी। तो राइडर को पहले हमने हैंडलिंग सिखाई कि कैसे वेट रख के और CG पॉइंट के ऊपर आपने सीधा चलना है, और टर्न पे आपने मोमेंटम को स्लो नहीं करना है। जब आप
लोड है आपकी बाइक के ऊपर 400-500 किलो का, तो आपने एक ही मोमेंटम में टर्न लेके निकल जाना है। वो उसको बैलेंस सिखाया, बाद में उन्होंने वो मतलब एक अपना एफर्ट लगा के सीखा और उन्होंने फिर अपने नेशनल डे पे परफॉर्म किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज पार्ट क्या था? देखिए, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहले तो ये हुआ कि फ्रेम हमने बना दिया वो, ठीक है, फ्रेम बनाया, वो ऑटोमेटिक फ्रेम था पूरा, जिसमें 4 लोग एक साथ घूमते हैं, एक व्हील के फ्रंट व्हील के आगे घूमता है, और वो बड़ी बाइक पे बनाया BMW पे। तो 2 फ्रेम बनाए हमने, जिसमें एक बाइक में 3 लोग घूमते हैं, 2 एक राइट में एक लेफ्ट में और एक ऐसे ऊपर, और एक बाइक में 4 घूमते हैं, एक में फ्रंट व्हील पे, एक राइट एक लेफ्ट और एक ऊपर। अच्छा। हाँ, तो दोनों वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो फिर कुछ लोगों ने मुझे, एक्सपर्ट ने राय दी कि यार ये फ्रेम ऐसा कहीं बना है क्या? मैं ऐसा देखो, मैंने कहा भाई ऐसे मैनुअली तो देखा है मैंने, हमारे इंडिया में जो परेड होती है उसमें वो हाथ से घुमा रहे हैं लोगों को, ऑटोमेटिक नहीं देखा है। अच्छा, साइड में घूमते हुए देखा, लेकिन ऊपर किसी ने घूमते हुए नहीं देखा, या फ्रंट व्हील पे नहीं देखा। फिर हमने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2-3 बुक्स के अंदर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो 4-5-6-7 बुक थी, उसमें हमने डाला। तो वो कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली कि कैसे डालना है, क्योंकि मुझे उसके बाद फॉर्म भरने के बारे में ज़्यादा वो मालूमात नहीं है। तो कुछ एक्सपर्ट जो हमारे दोस्त थे उनसे राय ली, उन्होंने बोला इसको हम भर देंगे, ऐसे भरना है इसको। वो भर के फिर वो उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये तो रिकॉर्ड है। फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ अफ्रीका के लगाए, और वो एक एक करके वो सर्टिफिकेट आने स्टार्ट हो गए वो। अरे वाह, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए वो बाइक। क्या बात है। ओके, आपको पता चला कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। हाँ। तो उस टाइम पे सबसे पहली फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग बहुत गजब की थी। मतलब मुझे आज भी जब मैं आँख बंद करके सोचता हूँ जिस मेहनत से हमने वो बनाया था फ्रेम, और हमें ऐसा नहीं था कि कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना है, बस एक दिमाग में था कि क्या ऐसे बैलेंस बना सकती है बाइक कि 4 लोग जो 70-80 किलो के लोग होंगे, एक राइडर का वेट होगा 70-80 किलो, क्या वो ऐसे घूम सकता है, और वो भी ऑटोमेटिक। उसमें कोई मतलब वो नहीं था कि हमने एक DC मोटर लगाई, फिर 4 बैटरी लगाई, फिर वो कनेक्टर लगा के उनको कनेक्ट करके वो किया, तो वो बड़ा अच्छा हुआ। तो वो तो फीलिंग अलग थी कि मतलब आपने क्या कर दिया है, और मतलब खुद पे भी यकीन नहीं था कि ये हमने किया है। अच्छा, जैसे आपके ब्रांड से के साथ शूट्स वगैरह होता है जी, तो उसकी भी अर्निंग्स होती है आपको? हाँ, उसमें देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, बड़े बड़े मोटरसाइकिल ब्रांड हैं इंडिया के हमारे, सबके लिए काम करता हूँ मैं। कुछ टायर मैन्युफैक्चर है, उनके लिए कोई शूट आता है, तो उसमें पेमेंट अच्छी मिल जाती है। अच्छी कितनी अच्छी? अच्छी मतलब ठीक है कि हम जैसे मान लो कोई एजेंसी हमें अप्रोच करती है कि भाई ये शूट है, आपने 4 घंटे का 5 घंटे का ऐसे शॉट देना है, एक टर्न का शॉट है या टायर का कोई उसका है, तो हम लोग जो चार्ज करते हैं वो 30,000 उनको बोलते हैं। बाद में अगर एजेंसी पुरानी है जिनके साथ हम पहले से काम कर चुके हैं तो वो थोड़ा डिस्काउंट मांग लेते हैं, या कोई नई एजेंसी होती है तो उनको वैसे डिस्काउंट देते हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ अर्निंग अच्छी हो जाती है। तो अगर 2-3 दिन का शूट है तो आपको जो है मतलब 50,000, 60,000, 70,000 रुपये मिल जाता है। जैसे आप शूट वगैरह करते हो तो इसमें भी कोई कैमरा एंगल या फिर आपको स्पीड को एडजस्ट करना पड़ता हाँ, है? वो कैमरा क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम राइडिंग का शॉट ले रहे हैं वो लोग, तो वो कैमरा गाड़ी में लगा आगे, या कई बार होता है कि वो कैमरा हमारे व्हील के पास लगा देते हैं। तो कैमरा, ये जितने इक्विपमेंट है महंगे हैं, तो वो बुलाते इसीलिए हमारे को ताकि ये राइडिंग में कैमरे को कहीं हिट नहीं करेगा, और कोई डिच आएगा तो उस पर आराम से निकाले। ऐसा नहीं है कि डिच आया, पता लगा हमने स्पीड से किया, कोई ब्रेकर आया है गड्ढे में डाल दिया और कैमरा का टूट गया, पता लगा कि जितने का शूट नहीं है उतने का उसका बेचारा कैमरे का लेंस टूट गया। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं सारे, तो इसीलिए वो उनको एक एक्सपर्ट राइडर चाहिए होता है जो एक अच्छे से बिना किसी उसके और शॉट दे दे। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंजिंग शूट अब तक कौन सा रहा है? अच्छा, हमने शूट किया था एक BIC पे यामाहा R15 वर्जन 2 का। अच्छा, तो वर्जन 2 में क्या होता है कि उनका पूरा लेदर सूट पहनना होता है। अच्छा, और वो शूट था पूरी गर्मी में। वो तो गर्मी में BIC भी हमने स्टार्ट किया, सुबह से शाम तक 1 दिन के लिए BIC लिया था उन लोगों ने, और उसके अंदर इतना स्वेटिंग हो रही थी। और उसमें यही होता है कि वो अगर शॉट लेते हैं तो एक टर्न पे शॉट लेना होता है आपको, बाइक लीन करके, और एक टर्न पे शॉट देना होता है। तो 2-3 जगह से कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाइक गिर जाए और हाँ, मीम बन जाए। हाँ, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। और एक सेम ऐसे शूट था, हम शूट कर रहे थे पल्सर के लिए। वो ऐड था पल्सर NS 200 का, और वो था जयपुर में सांबर लेक पे शूट था, और वहाँ पे इतनी खतरनाक गर्मी थी उस टाइम पे। अच्छा, बहुत गर्मी थी। तो वो मतलब वो है कि सिर्फ हमारे को जो प्रॉब्लम आई है वो वेदर से आई है। मतलब कि इतना गर्मी के अंदर हम लोग वो शूट कर रहे थे कि
हालत ख़राब हो जाती थी उसके अंदर। मोटो जीपी रेसिंग वगैरह जो होता है इसमें भी कुछ रोल्स हैं आपका? हाँ, मोटो जीपी के अंदर इंडिया में जो पहली मोटो जीपी हुई थी, हाँ। उसके अंदर मैं एज ए फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स ने हमारा सिलेक्शन किया, अच्छा और मैं एज ए रिकवरी टीम के अंदर एक रिकवरी टीम का मेंबर था। अच्छा। तो और डे 1 मतलब फ्राइडे में जो प्रैक्टिस हुई उसमें 125 सीसी की दो बाइक्स उठाई हमने, एक हस्कवर्ना का राइडर था और एक होंडा का था। अच्छा। और सैटरडे में मैंने जो बाइक रिकवर की वो थी बाइक पैको की बाइक, ठीक है। तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन की बाइक आपके सामने है, बट वो एक तरह से ऐसे भी लगता है कि बाइक गिरनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो वैसे ही चैंपियनशिप लीड कर रहा था, लेकिन गिर गया प्रैक्टिस में वो। अच्छा। और वो बाइक मेरे हाथ में आई, मैंने उठा के अपना रिकवरी व्हीकल में डाल के और फिर मैं उसकी पिट तक छोड़ के आया बाइक को। अच्छा। तो ये भी बड़ी बात थी मेरे लिए, वो सारा फोटो और वीडियो है मेरे पास उसकी। क्या बात है। अच्छा, मोटो जीपी में कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहते तो इसका जो एंट्री गेट है ये कहाँ से होता है? देखिए, जो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले तो क्या है कि बच्चे की बहुत कम एज होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मोटो जीपी में जो 250 सीसी क्लास जो है, ठीक है, उसके अंदर ही पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उससे पहले आपको नेशनल चैंपियन बनना ज़रूरी है, बट कम एज में। कितनी एज? ठीक है ना, एज होनी चाहिए आपकी कम से कम 15-16 के आसपास। अच्छा। हाँ, मतलब आपको जो है 6-7 साल की एज से प्रैक्टिस स्टार्ट बच्चे को करा देनी चाहिए। 11-12-13 साल के अंदर वो कंट्रोल पूरा हैंडलिंग सीख जाएगा ट्रैक के ऊपर, ठीक है। और ऑफ रोड की प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि जितने भी मोटो जीपी राइडर हैं वो ऑफ रोड की प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो मोटो जीपी में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि कंट्रोल आपका ऑफ रोड के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल आएगा बाइक पे, ठीक है ना, क्योंकि कहीं गड्ढा आएगा, कहीं रट्स आते हैं, तो कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है आपका बाइक पे। कंट्रोल करते करते वो सीख जाते हैं आप, और वैसे करके फिर आप जो है वो एशिया में पार्टिसिपेट करोगे, एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है। अगर एशिया में कोई भी कंपनी की नज़र आप पे पड़ जाती है, होंडा है, यामा है, बहुत सारे टीम है, तो फिर वो आपको मोटो जीपी में एटलीस्ट 250 सीसी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए दे सकते हैं। अच्छा, आपका जो TR मोटर्स एकेडमी है तो उसमें उसका विज़न क्या है, पहली चीज़ तो ये बताइए आप। देखिए, जो हमने सीखा है बिना किसी एकेडमी में जाए, अपने एक्सपीरियंस से हमने सीखा है कि बाइक को कैसे चलाना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या बॉडी पोस्चर होना चाहिए, क्या राइडिंग किट पहननी है, तो वो हम लोगों को सिखा रहे हैं बहुत ही रिजनेबल रेट पे। एक बहुत ही कम अमाउंट के ऊपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास ट्रैक है यहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव में 2-3 राइडर आ रहे हैं। बहुत सारे राइडर सीरियस भी सीखते हैं आके, कुछ राइडर फोटोशूट इंस्टाग्राम के लिए आते हैं, तो सबका वेलकम है। कोई भी आए, वो एक ट्रेनिंग लेना चाहता है या 3 लेना चाहता है, सबका वेलकम है। आपके एकेडमी में वुमेन राइडर के लिए स्पेशल मॉड्यूल क्या है? कोई अगर मान लड़की आती कहती है कि मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये बैलेंस है, पहले आप वॉक करके पुश करके बाइक को एकदम ज़ीरो स्टार्ट कर। अगर कोई ऑलरेडी चला रहा है पहले से, तो चलाने में उसकी क्या कमी है, ठीक है ना, कि कहाँ पे वो गलत तरीके से बैठ रहा है, ब्रेकिंग कैसे कर रहा है, या एक्सीलरेटर जब देता है वो झटके से ब्रेक मारना, झटके से एक्सीलरेटर को उठाना, वो थोड़ा सा हम उसको वॉच कर लेते हैं और फिर उसी चीज़ पे काम करते हैं कि वो उसका मोटिव क्या है। अगर मान लो उसको सिर्फ एडीवी राइडर बनना है, तो एडीवी के हिसाब से हम उसको हल्का हल्का ट्रेन कर देते हैं। अच्छा, आपके एकेडमी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा ग्रो किया, सबसे ज़्यादा? बहुत स्टूडेंट ऐसे मेरे टॉप का नाम, मेरे बहुत सारे नाम है। जैसे अतुल एक लड़का था मेरे एकेडमी में, मतलब उसने बहुत पोडियम विन किए हैं। अच्छा। उसके बाद एक फहद खान था लड़का, उसने बहुत पोडियम विन किए। बहुत सारे लड़के हैं, मतलब वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है जिनको हमने एकेडमी से ट्रेन करके गए और बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। आज की जनरेशन राइडर्स में क्या सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी देखी आपने? स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है कि एनर्जी बहुत है राइडर्स के अंदर। जो नए बच्चे आते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है, उनको लगता है कि हम बहुत जैसे रील चल रही है आजकल के, फट से 2-3 सेकंड के अंदर आपको सब समझ में आ जाता है। एनर्जी उनमें उतनी ज़्यादा है। अच्छा। बट वो एनर्जी को कंट्रोल करके, ये जो चीज़ें हैं ये सीखने वाली हैं कंट्रोल करके। कि आपको जब इंस्ट्रक्टर बोल रहा है आपको कि आपको पहले सुनना है, सुनने के बाद आपको समझ में आना है कि क्या है ये, उसके बाद उसको फिर आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये फास्ट गेम नहीं है कि वो रील नहीं है कि ऐसे टिक किया और हो गया काम। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई? टर्निंग पॉइंट ना बहुत सारे आए हैं लाइफ के अंदर। अच्छा। हाँ, जैसे जब मेरी शादी हुई, अच्छा,
तो शादी से पहले उन लोगों को पता था ससुराल वालों के कि भाई ये रेसिंग वेसिंग करता है, टीवी पे मुझे देखते रहते थे NDTV पे कि आ रहा है लड़का। सबसे जो मेरे को पॉजिटिव चीज़ मिली, शादी के बाद मेरी वाइफ ने कभी मुझे मना नहीं करा कि आप रेस में नहीं जाओगे, अच्छा। या रेस नहीं करोगे। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है। तो क्यों क्या हुआ कि आपको पहले तो भाई पेरेंट्स ने मना नहीं किया, पेरेंट्स थोड़ा बहुत समझाते थे कि बेटा थोड़ा सा देख के हाथ पैर टूट जाते हैं आपके, लेकिन जो वाइफ का सपोर्ट मिला है बाद में, उसने कभी मेरे को नहीं बोला। जब भी रेस के लिए मैंने कहा बैग तैयार करो, फला रेस आ रही है, मैं जा रहा हूँ, और तो ना नहीं बोला कभी भी मतलब मूड खराब नहीं देखा मैंने। उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ, बेस्ट ऑफ लक। तो ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट था कि जो पार्टनर मिला है वो मेरे प्रोफेशन को समझ गया कि भाई ये जो है इसकी लाइफ ही यही है, ज़िंदगी यही है। तो उसने कभी मुझे मना नहीं किया। ओके, आपके लिए सक्सेस इन राइडिंग क्या मीनिंग है? देखिए सक्सेस इन राइडिंग अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है। कि मेरे लिए सक्सेस पैसा नहीं है। मेरे लिए सक्सेस ये है कि जो मैंने ख्वाब देखा था कि एक राइडिंग के अंदर एक भरमार अंबार ट्रॉफियों का सर्टिफिकेट्स, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। पैसा मैंने ना पहले पैसे को अहमियत दी थी, ना मैं अब देता हूँ। मेरा पैशन है मोटरसाइकिल को रिपेयर करना, ठीक करना, और वो ना मुझे मज़ा आता है काम करने में। अच्छा। और मज़ा बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उसको तारीफ़ भी करते हैं कि भाई ना आप वेदर देखते हो कि मान लो माइनस टेम्परेचर हो रहा है, -18 हो रहा है और आप काम कर रहे हो, लोग के हाथ नहीं चलते वहाँ पे। और मैंने कहा ये जो जुनून है ना मेरा, ये बस यही रेहान है। ये रियान है। हाँ। आज के राइडर्स को सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या देना चाहोगे आप? राइडर को मैं सबको ये बोलूँगा कि जो भी शौकीन राइडर है, एक तो रोड पे स्टंट ना करे, और जो भी लॉन्ग राइड्स पे जा रहा है, आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं, अच्छा हेलमेट लीजिए, अच्छे गियर लीजिए, सेफ्टी। अभी मैं देखता हूँ कि मेरी साइड में बहुत नजोआबाद में और बिजनौर में बहुत लड़के एक्सीडेंट करके आपका घर पे कोई इंतज़ार कर रहा होता है, और आप विदाउट हेलमेट विदाउट शूज़ के डैमेज हो जाते हो। तो मैं देख रहा हूँ कि पेपर में कभी एक मर रहा है, कभी दो मर रहा है। तो वो बहुत मतलब मुझे एज ए बाइकर बहुत गंदा लगता है कि अगर आपको जुनून है, शौक है बाइक स्पीड चलाने का, तो फर्स्ट है कि आप सेफ्टी गियर का अपना ध्यान रखें। सबसे मेन है सेफ्टी गियर बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि रोड पे ना भगाओ, आपको लगता है कि अगर आप चलाना चाहते हो तो कंपटीशन में आओ, ट्रैक पे आओ, जो एनर्जी आपके अंदर है उसको पॉजिटिव जगह लगाओ। रियान भाई, ये जो आप रेसिंग करते हो, आप इवेंट्स करते हो, कॉम्पिटिशन्स करते हो, तो इन में आपके लिए जो एक कहते हैं ना कि हम एक बार जीत गए, अगर हमने किसी में कर लिया, कुछ अचीव कर लिया, तो उसके बाद अरे बस ठीक है हो जाता है। बट आपके अंदर जो ये बैक टू बैक वाला जो ये आती है ना, ये कहाँ से वाइब आती है? देखो ये जो है ना, मतलब ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए दिल के सबसे करीब है। ये एक तरह से जितनी भी ट्रॉफीज मैंने आज तक विन की हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मतलब जिसे कहना चाहिए ना कि एनर्जी और बूस्ट कहाँ से मिलता है आपको। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मेरी पहली रेस हुई थी 1995, वो 96 वाली रेस का, तो उसमें एक ना मेरा फोटो था। ऐसे मैं टर्न ले रहा हूँ, एक मतलब गंदा सा पोस्चर था वो, और वो एक एल्बम, उस टाइम एल्बम का दौर था, 96 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो फोटो मैंने एल्बम में लगा के मैं गया घर। हमारे वालिद साहब बॉम्बे से आए हुए थे, उन्होंने फ़ोटो निकाला और वो फ़ोटो ना ऐसे मोड़ के ना अपनी ऐसे जेब में रख लिया ऊपर। अब मैंने एल्बम जब देखी नहीं, मैंने कहा अम्मी इसमें से फ़ोटो किसने निकाला है? ठीक है, तो वो वालिद साहब खड़े थे सामने, और वो इंसिडेंट मतलब मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि मैं भी ना वो मतलब आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। अच्छा। कि वो फ़ोटो उनकी जेब में ऊपर रखा था, और जेब में से निकाला उन्होंने, मेरे हाथ में दिया, और उन्होंने मेरे को बोला शाबाश बेटा। तो वो जो एनर्जी है मुझे वहाँ से मिलती है। जब मैं स्टार्ट लाइन पे खड़ा होता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो वो जो आंखों की 2 बूंद जो उनकी आंखों से गिरी थी, वो मेरे लिए ख़तरनाक एनर्जी होती है। और उसको मैं मतलब ये जितनी भी ट्रॉफीज़ है, वो जो आंखों से आंसू निकले थे वालिद साहब की, वो सबसे ख़तरनाक एनर्जी होती है। मैं हर इंटरव्यू में ये बोलता हूँ कि जो वो वालिद ने मेरे बोला था कि शाबाश बेटा, बस वो शाबाश ये 100 ट्रॉफी से ज़्यादा है मेरे लिए। ये है आपका ये सबसे चीज़ें कहना चाहिए ना, मतलब एक ऐसा पॉइंट कि वो इस दुनिया में नहीं है आज। वो उन्होंने देखा उनका बेटा क्या कर रहा है, कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा है, वो नहीं है बेचारे, लेकिन वो जो आंसू दे मुझे देके गए ना, वो मतलब वो विनिंग है मेरे लिए एक तरह से। वो 100 ट्रॉफी पे भारी है वो आंसू। तो
उन्होंने आपकी सारी चीज़ें देखी हैं? मतलब बाद में वो बेचारे शुरू में देखा उन्होंने कि 2 4 5 रेसों में जब मैं पार्टिसिपेट, बाद में वो बीमार रहे बहुत, 10 11 साल बिस्तर पे रहे बेचारे वो। तब उनको ये नहीं पता था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। उसके बाद में फिर उनका इंतकाल हो गया बेचारों का। बट जो वो मुझे देके गए हैं, हयात ज़िंदगी देखी है उन्होंने। जो वो मुझे देके गए, मतलब उन्होंने जो 2 आंसू दिए थे मुझे, वो जो हर बार पोडियम फिनिश कर रहा हूँ मैं, वो ही बूस्ट है वो वाला। अच्छा, हर बार हर बार मैं जब स्टार्ट लाइन पे खड़ा होता हूँ, मैं आंखें बंद करके बस सिर्फ उनका चेहरा देखता हूँ और उनके आंसू देखता हूँ बस मैं। और फिर उसके बाद जो मैं चलाता हूँ बाइक, तो वो जो विनिंग, वो ट्रॉफी, वो सब, वो वहाँ से बूस्ट मिलता है मुझे। वो बहुत खतरनाक बूस्ट है। मतलब कई उसमें इंटरव्यू में ये बोल चुका हूँ मैं, कई लोगों ने बहुत रिकॉर्ड किया है इसको। ये सबसे बूस्ट है मेरी ज़िंदगी का, सबसे खतरनाक बूस्ट जो है। एक हमारे अंदर जो जुनून आता है और पैशन आता है, अगर हम देखें कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ हमारे पास्ट में ऐसा हुआ होता है जो आपको हमेशा मोटिवेशन दे सकता है। हर किसी के अंदर होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में कहा था कि 100+ पोडियम फिनिश लाइन कर चुके हैं और 180+ जो इवेंट्स इनके नाम पे हो चुका है ऑफ रोडिंग का। उन सब के पीछे जो मेनली जो रीज़न है वो इनके फादर की वो 2 लाइन थी, बिल्कुल, और 2 आंसू। तो हर किसी के पास आपके मम्मा है, पापा है, उनसे ज़्यादा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, और उससे अच्छा गुरु आपके लिए कोई नहीं हो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं हो सकता। सकता, कोई आपका नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे इंडिया के फर्स्ट, आई थिंक आप बने थे ना इंडिया के फर्स्ट इंस्ट्रक्टर इन इंडिया। तो ये थी हमारे रिहान सर की कहानी। आई थिंक शायद आप लोगों ने अभी तक पूरी सुनी नहीं होगी कहीं पे भी। फर्स्ट टाइम आपको चांस मिला है ये सुनने का, समझने का, कैसे ये यहाँ से ज़ीरो से हीरो बने और आज किस मकाम पे हैं ये तो आप सबको पता ही है। और बड़े बड़े जो आप जितनी भी गाड़ियों के जो एड्स आते हैं में जो राइडर्स है और हेलमेट के जो पीछे होते हैं वो हमारे कई बार रिहान भाई होते हैं, कई बार इनकी तरह और होते हैं, मतलब मोस्टली कई बार कर चुके हैं जी। कौन कौन सी बाइक की हैं आपने? सारे किए कमर्शियल, तो बहुत सारे यामाहा के लिए किया हमने, सुजुकी के लिए किया है, MRF टायर के लिए किया है, और अपोलो के लिए किया है। एक ऐड देखा होगा आपने, सचिन का ऐड आता है वो, जिसमें AR रहमान ने अपना वो दिया था, गंगा रे गंगा करके गाना था ना, वो अपोलो टायर का ऐड था। उसमें हमने KTM का राइडिंग शॉट दिए थे, टायर अपोलो के थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लिटरली रिहान सर जैसे हमारे पास बहुत ही रेयरली हमारे लोग आते हैं, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों में आए, क्योंकि हमारी जनरेशन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। हमें सिर्फ बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है। राइडिंग में हमारी जनरेशन बहुत पीछे है। क्यों ऐसा ही है? देखो, टैलेंट तो बहुत है हमारे यूथ के अंदर, बहुत लेकिन वो राइट एनर्जी को राइट जगह पे नहीं लगाते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे स्टंटर देखे जिनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है बाइक पे, बट वो गली मोहल्ले के अंदर ही व्हीलियाँ शलियाँ मार के रह जाते हैं। वो आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें जाके, जहाँ से उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले कि हाँ भाई ये हमारी गली मोहल्ले का राइडर है और ये फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स के अंडर में इवेंट करता है। तो ये सब चीज़ें आपके एकेडमी के थ्रू पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई भी चाहता है, कोई भी अगर बच्चा है कि चाहता है हमें तो एक एंट्री चाहिए किसी को रेसिंग के अंदर, वो ऑफ रोड में आना चाहता है, ऑन रोड आना चाहता है, तो वो वेलकम है हमारी एकेडमी के लिए, कभी भी आ सकता है। ओके, तो हम अभी रिहान सर के साथ एक छोटा सा एक चैलेंज देते हैं आप सभी को। हमारे जो ऑफ रोडिंग वगैरह ट्रेनिंग देते हैं, हम अपने किसी भी राइडिंग कम्युनिटी के जो भी हमारे डेली NCRs हैं, हम उनमें से एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 राइडर्स को चुनेंगे। आप वीडियो पे कमेंट करना और हमारी साइड से आपको फ्री ट्रेनिंग दिलवाएंगे, एटलीस्ट 5 to 7 राइडर्स। कैसा रहेगा सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। हम उसका फीस हम पे करेंगे, ठीक है, जो भी होगा, और हम हमारी साइड से आपके लिए है। आप वीडियो जाओ, कमेंट्स करो, अच्छे कैसे वीडियोस को देखो, और इस वीडियो पे हम रिहान सर के साथ आपकी ट्रेनिंग दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। कुछ कहना चाहोगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल वेलकम भाई। जो भी ग्रुप है वो कमेंट्स करें और बुक करें अपना ट्रेनिंग का, आ जाएं। लिटरली आपको बिल्कुल फ्री होगा। हम हमारी साइड से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। जो भी विनर्स होंगे उनको पहले हम अनाउंस करेंगे कौन कौन होगा हमारे विनर्स, ठीक है। और रिहान सर के साथ आपकी ट्रेनिंग होगी बिल्कुल फ्री। हो सकता है शायद उस ट्रेनिंग में मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि मुझे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार जितनी भी हम राइड पे गए हैं, कभी ना कभी बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, गिरते पड़ते रहते हैं यार। मेन रीज़न ये है कि हम सबको बाइक कंट्रोल्स बहुत नीड है,
हर किसी को नीड है। और लिटरली अगर मैं पहल कर रहा हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप भी आओ, सीखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रिहान सर की टीआर अकेडमी में जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह आपके नियर बाई कहीं ना कहीं ऑफ रोड ट्रेनर्स होते हैं, उनके पास जाओ, सीखो, ताकि ये 1000 2000 5000 जो भी आप लगा रहे हो, ये उस पर नहीं लगा रहे हो, ये आप अपनी सेफ्टी के ऊपर कर रहे हो। आपकी बाइक गिरेगी, वो डैमेज होगा, उस वहाँ भी खर्चा आएगा, कुछ हो जाए आपको वहाँ भी खर्चा आएगा। तो 1000 2000 5000 रुपये लगा के अपनी सेफ्टी बनाओ यार, बिल्कुल, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और संडे राइड करते हैं, एक ट्रेनिंग ले लो। तो सर ये गिफ्ट है, आप जैसे ट्रेनिंग वगैरह देती हो तो स्टिक की ज़रूरत पड़ती होगी। अच्छा, ओहो, अच्छा, पूरा सेटअप है आपका ये। एक बार मैं खोल के बता दूं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है, बहुत हैवी है। थैंक यू तो ये सब आपके लिए है। अगेन एक बार दिल से शुक्रिया आपका हमारे साथ, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमसे मिलने के लिए। हाँ, मिले तो 10 बार बुलाइए आप, कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारे टीआर अकेडमी करके हमारे सर का इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप उनको देख सकते हो और इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो टीम के साथ। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ, जब तक के लिए राइट सेफ, स्टे अवे।